टॉपिक है। तो पहले मैं आपको थोड़ा बहुत बेसिक सी जानकारी देता हूं कि पत्र क्या होता है, पत्र कितने प्रकार का होता है, किस किस आधार पे हमें पढ़ना होता है। देखिए दोस्तों, प्राचीन समय में आपको बताइए होगा, प्राचीन समय में क्या, अभी कुछ टाइम पहले ही, जब तक हमारा मोबाइल फोन का या कंप्यूटर का आविष्कार नहीं हो पाया था तब तक, या जो भी हमारे सोशल मीडिया माध्यम है इनका आविष्कार नहीं हो पाया था, तब तक पत्रों के माध्यम से क्या किया जाता था, संचार किया जाता था। पत्र जिसे हम चिट्ठी या फिर खत भी कहते थे, तो किसी कागज या फिर किसी भी अन्य माध्यम पर, तो आपने देखा होगा कि ताम्र पत्र भी लिखे जाते थे, कुछ विशेष प्रकार के जो पत्तियां थी उस पर भी लिखा जाता था। तो पत्र क्या था, पत्र को चिट्ठी या खत भी कहा जाता है। किसी कागज या अन्य माध्यम पर लिखे गए संदेश को हम क्या कहते थे, पत्र कहते थे। पत्र को संचार का सबसे सुगम और सरल माध्यम माना जाता है दोस्तों। जब भी कोई व्यक्ति अपने भाव या विचारों को दूसरे के समक्ष मौखिक रूप से पहुंचाने में असमर्थ होता है, तब उन्हें कागज पर लिखकर भेजा जाता है, जिसे हम कहते हैं पत्र। आप लोगों ने दोस्तों बहुत बार सुना होगा लव लेटर, कहते हैं, आप लोगों ने दिया भी होगा, हो सकता है बहुत सारे लोग हमारे महानुभाव दोस्त होंगे जिन्होंने लव लेटर भी दिया होगा। तो वही क्या है, लव लेटर जो आपने दिया किसी भी को भी, किसी लड़की ने लड़के को दिया, किसी लड़के ने लड़की को दिया, तो वही क्या है, पत्र लेखन है। अब आपने पत्र लेखन का प्रयोग क्यों किया, क्योंकि आप मौखिक रूप से उस तक अपने भावों को पहचानने में असमर्थ थे। असमर्थ तो थे नहीं दोस्तों, आप समर्थ थे, लेकिन आपको डर था मौखिक रूप से पहुंचाने में। आप कहीं ना कहीं डर रहे थे, झिझक रहे थे कि यार मैं बोलूंगा तो कैसा रहेगा, क्या रहेगा, इसलिए आपने पत्र के माध्यम से कहा। लेकिन प्राचीन समय में जो हमारा पत्र लेखन का प्रयोग किया जाता था, प्राचीन समय में नहीं कह सकते, कुछ समय पहले ही, देखिए, आप लोग जब बच्चे होंगे, आप में से काफी सारे लोग 27-28 साल के होंगे, तो तब भी आपके पिताजी कहीं जॉब में है, आप पैदा हो गए, आपका जन्म हो गया, तो आपके घर वाले आपके पिताजी को पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता था। क्यों, टेलीफोन था नहीं, सोशल मीडिया था नहीं, तो पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता था कि आपका लड़का हुआ है, आपकी लड़की हुई है, आपके घर में संतान हुई है, इस टाइप से। या फिर हालचाल भी पत्र के माध्यम से लिखा जाते थे कि आप इतने सालों से छुट्टी नहीं आए, आप कहाँ हो, कैसे हो। वो यही सब चीजें क्या होती थी, पत्र लेखन के आधार पर हमारी तय होती थी। क्योंकि डायरेक्टली मैंने कह दिया आपसे कि जब भी आप किसी व्यक्ति को अपने भाव या विचारों को एक दूसरे के समकक्ष पहुंचाने में मौखिक रूप से असमर्थ रहते हैं, तो वहां पे हमारा पत्र लेखन का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए दोस्तों, पहले तो पत्र लेखन का ये इंपॉर्टेंस था, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम पे हम पत्र लेखन क्यों करते हैं। सरकार, जैसे आप लोग किसी को मैसेज करके सूचना दे देते हैं, मेल करके सूचना दे देते हैं, वैसे ही सरकार मैसेज या मेल के माध्यम से सबको सूचना क्यों नहीं देती है। सरकार पत्र का प्रयोग क्यों करती है। कोई भी नया मेमोरेंडम आता है, कोई भी नया गवर्नमेंट लेटर आता है, कोई भी नया शासनादेश आता है, कोई भी नया नियम आता है, कुछ भी चीजें नई होती हैं, तो उसे पत्र लेखन के माध्यम से क्यों भेजा जाता है। क्योंकि दोस्तों, पत्र लेखन आपका एक एविडेंस के रूप में भी कार्य करता है, एक एविडेंस के रूप में भी कार्य करता है कि कहीं ना कहीं ये कहते हैं ना कि अगर आप कल के दिन आप लोग गवर्नमेंट ऑफिसर बन जाएंगे, आपका कोई बड़ा अधिकारी आपसे कहेगा कोई गलत काम करने को, आप निष्पक्ष हैं, आपने कहा कि सर मैं ये काम नहीं करूंगा, तो आपका अधिकारी आप पे जबरदस्ती फोर्स कर रहा है कि आप ये काम करो, तो आप उससे क्या बोलोगे, सर मुझे आप ये लिखित रूप में दे दीजिए, मैं लिखित रूप में इस एविडेंस को अपने पास में रखूंगा और मैं इसी के आधार पे ये काम करूंगा, ताकि कल के दिन कोई कार्यवाही हो तो मैं ये लिखित प्रावधान वहां पे दिखा दूंगा कि मुझे जबरदस्ती मेरे ऑफिसर ने फोर्स करके ये काम करवाया था। तो यही इसी प्रकार के एविडेंस को कलेक्ट करने के लिए, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो, जिस प्रकार से शासनादेश जारी हुआ है उसी प्रकार से कार्य को अंजाम दिया जाए, जन साधारण तक उस चीज की पहुंच हो कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें हो रही है, उसी के लिए हमारा प्रेजेंट टाइम पे पत्र लिखा जाता है। तो पत्र वह लिखित माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने भाव या विचारों को दूसरे तक पहुंचाता है, उसी को हम दोस्तों क्या कहते हैं, पत्र कहते हैं। और पत्र लेखन का इतिहास चित्रलिपि से शुरू होता है, और फिर चित्रलिपि से शुरू होते होते हमारा इसका इतिहास आज टाइम पे पत्र लेखन के रूप में हमें जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, पत्र मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार आप लोगों को आंख बंद करके और आंख खोल के, कान खोल के सब सुन लेने हैं। क्या, पहला होता है औपचारिक पत्र और दूसरा होता है अनौपचारिक पत्र। पूरे टॉपिक में आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, औपचारिक और अनौपचारिक वाला। अब औपचारिक पत्र क्या होते हैं दोस्तों, बहुत बार बताया भी है मैंने, ऐसे पत्र या वे पत्र जो उन लोगों को लिखे जाते हैं जो व्यक्तिगत रूप से आपके परिचित नहीं होते हैं, या फिर जिनके साथ आपके संबंध काफी औपचारिक से होते हैं, या जिनको आप पर्सनली नहीं जानते हैं, उन्हें हम औपचारिक पत्र लिखते हैं। सभी प्रकार के सरकारी पत्र, सरकार के द्वारा जो भी पत्र आपको जारी किए जाते हैं, आपके द्वारा जो भी पत्र सरकारी कर्मचारी को लिखे जाते हैं, वह सभी पत्र दोस्तों हमारे औपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं। यानी कि जब हम ऐसे पत्र लिखते हैं जो जिनको हम व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते, उन लोगों को हम पत्र लिखते हैं, तो वह हमारे औपचारिक पत्र होते हैं। अब अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं। अनौपचारिक पत्र दोस्तों ऐसे पत्र जो उन लोगों को लिखे जाते हैं जिन्हें हम व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, जैसे कि हमारे सगे संबंधी, मित्र,
रिश्तेदार, परिचित आदि को लिखे गए जो पत्र होते हैं वह अनौपचारिक पत्र होते हैं। कभी कभी आपसे डायरेक्टली क्या होगा कि पत्र का नाम दे देगा कि सरकारी पत्र कौन सा पत्र है, अर्ध सरकारी पत्र कौन सा पत्र है, परिपत्र कौन सा पत्र है, व्यक्तिगत पत्र कौन सा पत्र है, बधाई पत्र कौन सा पत्र है, निमंत्रण पत्र कौन सा पत्र है, या किस प्रकार के पत्र की श्रेणी में आता है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं। औपचारिक पत्र जिन्हें आप औपचारिक रूप से जानते हैं, बस औपचारिक से संबंध होते हैं, आपके व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते हैं, वो होते हैं औपचारिक पत्र। और अनौपचारिक पत्र जिन्हें आप व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, आपके मम्मी पापा, भाई बहन, मित्र, रिश्तेदार, चित्र, परिचित जो भी होते हैं वह हमारे अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि सुख दुख में, हर्ष उल्लास में, बधाई में, शुभकामनाएं में आदि में जो पत्र लिखे जाते हैं वह सभी हमारे अनौपचारिक पत्र होते हैं। तो औपचारिक और अनौपचारिक पता चल गया आपको। जिनको आप नहीं जानते हैं उनको जब पत्र लिखते हैं वो होते हैं औपचारिक पत्र। जिनको आप जानते हैं, जो आपके सगे संबंधी होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, उनको आप लिखते हैं क्या, अनौपचारिक पत्र। अब औपचारिक पत्र में कौन कौन से पत्र आते हैं दोस्तों, ये आपको याद रखना है। तो औपचारिक पत्र में हमारा क्या, सरकारी पत्र। सभी प्रकार के सरकारी पत्र हमारे क्या होते हैं, औपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं। कार्यालयी पत्र भी औपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं। व्यावसायिक पत्र भी औपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं। प्रार्थना पत्र भी दोस्तों औपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं। वहीं अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में कौन कौन से पत्र आते हैं दोस्तों, अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में आता है अर्ध सरकारी पत्र, व्यक्तिगत पत्र, पारिवारिक पत्र, संबंधी पत्र, हर्षोल्लास पत्र, शुभकामना पत्र, बधाई पत्र, परिचय पत्र, धन्यवाद पत्र, संकेत पत्र, निमंत्रण पत्र, ये सभी हमारे अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत में आते हैं। तो पत्र आपको समझ में आ गया, दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। तो आपसे डायरेक्टली पूछ देगा कि व्यावसायिक पत्र कौन से पत्र की श्रेणी में आएगा, तो औपचारिक पत्र की श्रेणी में आएगा। क्षमा याचना पत्र कौन से पत्र की श्रेणी में आएगा, अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में आएगा। निमंत्रण पत्र कौन से पत्र की श्रेणी में आएगा, अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में आएगा। परिपत्र कौन से पत्र की श्रेणी में आएगा, औपचारिक पत्र की श्रेणी में आएगा। शासनादेश कौन से पत्र की श्रेणी में आएगा, औपचारिक पत्र की श्रेणी में आएगा। सरकारी पत्र कौन से पत्र श्रेणी में आएगा, तो औपचारिक पत्र की श्रेणी में आएगा। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट दोस्तों आप लोगों को याद रख लेना है। चलिए शुरू करते हैं अब आज की इस वीडियो को क्वेश्चंस के माध्यम से। सरकारी पत्र निम्न में से किसके अंतर्गत आता है, औपचारिक पत्र के अंतर्गत, अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत, व्यक्तिगत पत्र के अंतर्गत, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताओ दोस्तों, सिंपल सा है, सरकारी पत्र हमारा औपचारिक पत्र के अंतर्गत में आता है। और इसी सरकारी पत्र को दोस्तों कार्यालयी पत्र, शासकीय पत्र, प्रशासनिक पत्र नामों से भी जाना जाता है। तो सरकारी पत्र को ही क्या कहा जाता है, कार्यालयी पत्र भी कहा जाता है। ठीक है, सरकारी पत्र को ही हमारा कार्यालयी पत्र भी कहा जाता है, शासकीय पत्र भी कहा जाता है, सरकारी पत्र भी कहा जाता है, और प्रशासनिक पत्र भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, जो पत्र सरकारी विभागों, संबद्ध अधीनस्थ और स्वायत्तशासी निकायों, विदेशी सरकारों, राज्य सरकारों, स्वैच्छिक संस्थाओं अथवा व्यक्तियों को लिखा जाता है उसे कहते हैं अर्ध सरकारी पत्र, अनुस्मारक, परिपत्र या फिर सरकारी पत्र। तो जो भी पत्र सरकारी विभागों, संबंध अधीनस्थ अधिकारियों, स्वायत्तशासी निकायों, विदेश सरकारों, राज्य सरकारों, स्वैच्छिक संस्थाओं अथवा व्यक्तियों को लिखा जाता है उसे हम कहते हैं दोस्तों क्या, सरकारी पत्र। सरकारी पत्र में आप एक चीज याद रखिएगा कि सरकार के कामकाज से संबंधित सभी पत्र सरकारी पत्र की श्रेणी में आता है। भले ही वो सरकारी कामकाज से संबंधित पत्र सरकारी विभागों को भेजा जाए, संबंध अधीनस्थ विभागों को भेजा जाए, स्वायत्तशासी संस्थाओं को भेजा जाए, विदेश सरकारों को भेजा जाए, राज्य सरकार को केंद्र सरकार के द्वारा भेजा जाए, स्वैच्छिक संस्थाओं को भेजा जाए, किसी व्यक्ति को पर्सनली भेजा जाए, तो ये सभी पत्र सरकारी पत्र की श्रेणी में आते हैं। यानी कि सरकार के कामकाज से संबंधित सभी पत्र हमारे सरकारी पत्र के श्रेणी में आते हैं। अब सरकारी पत्र को ही दोस्तों क्या नाम से जानते हैं, कार्यालयी पत्र भी कहते हैं, शासकीय पत्र भी कहते हैं, प्रशासनिक पत्र भी कहते हैं, और कार्यालयी पत्र भी कहते हैं। अब सरकारी पत्र किसको लिखे जाते हैं, देखिए दोस्तों, सरकारी पत्र किसी देश की सरकार, एक देश की सरकार दूसरे देश की सरकार को लिख सकती है। जैसे भारत की सरकार अमेरिका जो पत्र लिखेगी वो हमारा होगा सरकारी पत्र। इसी के साथ केंद्र सरकार राज्य सरकार को भी पत्र लिख सकती है, वो भी सरकारी पत्र की श्रेणी में आएगा। जैसे केंद्र से कोई ऑर्डर पास हुआ तो जो जिन जिन राज्यों में वो ऑर्डर लागू होना है उन राज्यों को जो पत्र लिखा जाएगा वो होता है हमारा सरकारी पत्र के अंदर आएगा। सरकार के द्वारा जो भी उसके दूतावास होते हैं अलग अलग देशों में, दूतावास जो होते हैं उनको जो पत्र लिखा जाता है ये भी सरकारी पत्र की श्रेणी में आता है। सरकार के एक विभाग के द्वारा उसके संबंधित विभागों को जो पत्र लिखा जाता है ये भी सरकारी पत्र में आता है। सरकार के द्वारा किसी विशेष व्यक्ति को या किसी भी विभाग के द्वारा किसी भी विशेष व्यक्ति को जो पत्र लिखा जाता है वो भी सरकारी पत्र के अंतर्गत आता है। सरकार द्वारा
किसी देसी संस्थान, विदेशी संस्थान, किसी प्राइवेट कंपनी, किसी व्यापारी या किसी को जो भी पत्र लिखे जाते हैं वह सभी हमारे दोस्तों सरकारी पत्र या फिर कार्यालयी पत्रों के अंतर्गत आते हैं। और संस्थानों, कंपनियों, संगठनों, मंत्रालयों, विभागों, राज्य सरकारों, अधीनस्थ कार्यालयों, विदेश सरकारों, दूतावासों आदियों को भेजे जाने वाले जो भी आदेश होते हैं, सूचनाएं होती है, वही सब हमारे सरकारी पत्र के अंतर्गत आते हैं। तो सरकारी पत्र मुझे नहीं लगता कि अब आप भूलेंगे कभी। ठीक हो गया। आगे बात करते हैं कि सरकारी पत्र लिखा जाता है तो सरकारी पत्र किस शैली में लिखा जाता है? मध्यम पुरुष शैली में, अन्य पुरुष शैली में, उत्तम पुरुष शैली में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सरकारी पत्र लिखा जाता है अन्य पुरुष शैली में। देखिए दोस्तों 3 पुरुष होते हैं, आप लोगों को पता होगा, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, ये तीनों आप कॉन्सेप्ट समझिए। उत्तम पुरुष क्या होते हैं? बोलने वाला जो भी व्यक्ति होता है वह उत्तम पुरुष होता है। यानी कि जब वक्ता अपने नाम के स्थान पर जिस भी सर्वनाम का प्रयोग करेगा, कोई भी वक्ता अपने नाम के स्थान पर जिस सर्वनाम का प्रयोग करेगा वह होता है हमारा उत्तम पुरुष। जैसे मैं, हम, मैं, मेरा, मुझसे, मुझे, हमें, हमारा, हमें, ये सब क्या होगा? हमारा उत्तम पुरुष के अंतर्गत आएगा। यानी कि वक्ता बोलने वाला जब अपने लिए प्रयोग करेगा, मैं, हम, मेरा, मुझको, मुझसे, यानी कि मुझसे। मध्यम पुरुष क्या होता है? जब, यानी कि वक्ता बोलने वाला उत्तम पुरुष हो गया। मध्यम पुरुष यानी कि सुनने वाला। कौन सुनने वाला मध्यम पुरुष आता है? श्रोता के नाम के स्थान पर, श्रोता के नाम के स्थान पर वक्ता द्वारा प्रयुक्त सर्वनाम हमारा मध्यम पुरुष के अंतर्गत आता है। जैसे कि तू, तुम, आप, तुम्हारा, तुम्हें, तेरा, तुझको, तुझसे, ये सब कुछ हमारे मध्यम पुरुष के अंतर्गत आएंगे। अगला होता है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष यानी कि दोस्तों जिसके विषय में वार्ता की जा रही है, यानी कि जिसके विषय में बातचीत की जा रही है, यानी कि वक्ता या स्रोत से भिन्न प्राणी या वस्तु के स्थान पर प्रयुक्त सर्वनाम हमारा अन्य पुरुष सर्वनाम के अंतर्गत आता है। अन्य पुरुष सर्वनाम में वह, वे, यह, इन्हें, उन्हें, इसे, उसे, वे, आपका, उसका, इसका, वैसे, ये सभी हमारे क्या होंगे? अन्य पुरुष के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए प्रश्न क्या पूछा गया है कि सरकारी पत्र लिखा जाता है किस शैली में लिखा जाता है? सरकारी पत्र दोस्तों अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। यानी कि सरकारी पुरुष जिसके विषय में वार्ता की जा रही है उसके लिए लिखा जाता है। वह, वे, इनसे, इन्हें, उन्हें, इस टाइप से हमारा लिखा जाता है। ठीक हो गया। कौन सा? अन्य पुरुष शैली में दोस्तों ये लिखा जाता है। अब यही आपसे पूछा जाता है कि अर्ध सरकारी पत्र उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाता है। आगे हम बात करेंगे। अब देखिए अगला प्रश्न है कि सरकारी पत्र को प्रारंभ करते समय संबंधित अधिकारी को संबोधित किया जाता है। किस प्रकार से संबोधित किया जाता है? तो सरकारी पत्र को प्रारंभ करते समय दोस्तों जो भी संबंधित अधिकारी होता है उसे संबोधित किया जाता है महोदय से। किससे किया जाता है संबोधित दोस्तों? महोदय या फिर महोदया या फिर मान्यवर से संबोधित किया जाता है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा महोदय, सविनय निवेदन। आप जब प्रार्थना पत्र लिखते हैं, प्रार्थना पत्र भी सरकारी पत्र की श्रेणी में आता है। महोदय सविनय निवेदन इस प्रकार है कि आपने कभी ये लिखा प्रियश्री महोदय? नहीं लिखा होगा। कभी लिखा आदरणीय महोदय? लिखा नहीं लिखा होगा। श्रद्धेय महोदय लिखा? नहीं लिखा होगा। आपने लिखा होगा महोदय सविनय निवेदन इस प्रकार है कि मेरा स्वास्थ्य 2 दिनों से खराब होने के कारण मैं आज विद्यालय आने में असमर्थ हूं, अतः आपसे निवेदन है कि मुझे 2 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें, या मुझे शादी में जाने के कारण मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूं। आप लोगों ने बहुत सारी एप्लीकेशन लिखी होंगी बचपन में। तो ये संबंधित अधिकारी का नाम क्या होता है? संबोधित किया जाता है किसके? महोदय से। अभी मैं आपको इसका फॉर्मेट दिखाऊंगा, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। ठीक है। अगला प्रश्न है कि सरकारी या शासकीय पत्र के अधोलेख में लिखा जाता है। अधोलेख यानी कि दोस्तों जहां पर आपका पत्र समाप्त होता है, आपने लिखा महोदय सविनय निवेदन इस प्रकार है कि मेरा 2 दिन से स्वास्थ्य खराब होने के कारण मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूं, कृपया आपसे विनम्र निवेदन है कि मुझे 2 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। उसके बाद में अधोलेख जो आप यहां पे नीचे पे लिखते हैं, अधोलेख यानी कि समाप्ति के बाद में जो आप लिखते हैं, शुभेच्छु, आपका, बहुनिष्ठ या बहुधी, तो आप लिखते थे बहुधी। बहुधी। वैसे आप आपका आज्ञाकारी शिष्य भी लिखते थे। वैसे गवर्नमेंट ऑफिसर जो सरकारी पत्र होते हैं, शासकीय पत्र होते हैं या शासकीय पत्र होते हैं, वहां पर अधोलेख में बहुधी का प्रयोग किया जाता है। किसका दोस्तों? बहुधी का। या फिर आपका विश्वास पात्र या आपका आज्ञाकारी शिष्य या फिर सद्भावना पूर्वक। ठीक है। तो अधोलेख में लिखा जाता है क्या? बहुधी लिखा जाता है। मैक्सिममली क्या लिखा जाता है? बहुधी या आपका विश्वास पात्र या फिर सद्भावना पूर्वक लिखा जाता है। ठीक हो गया। इतने पॉइंट आपके क्लियरली आपने लिख दिए। आप देखिए सरकारी पत्र से 1 से 2 फैक्ट हमारे और आते हैं जो कि इंपोर्टेंट है। कि अब मैं आपको एक फॉर्मेट बताता हूं। सबसे पहले देखिए डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। डेफिनेशन के बाद मैंने आपको बता दिया कि सरकारी पत्र कौन सी शैली में लिखा जाता है? अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। इसमें मैं हम का प्रयोग न होकर वे वह जिसके विषय में वार्ता की जा रही है उसके लिए लिखा जाता है। इसी के साथ साथ
सरकारी पत्र की जो आपकी भाषा है वह सरल, शुद्ध और सुसंगत होनी चाहिए। सरकारी पत्र हमारे औपचारिक पत्र होते हैं, आप लोग को मैंने बता दिया है, जिसमें सिर्फ वैधानिक मुद्दे जुड़े हुए रहते हैं। सरकारी पत्र राजभाषा में लिखे जाते हैं या फिर किसी भी स्टेट की जो पर्सनल भाषा है उस भाषा में भी लिखे जा सकते हैं। सरकारी पत्र में प्रत्येक बात हेतु पृथक अनुच्छेद का प्रयोग किया जा सकता है अनुलग्नक के साथ में। और सरकारी पत्र की भाषा सरल शुद्ध होनी चाहिए ताकि किसी व्यक्ति को वह आसानी से समझ में आ जाए और विचारों की उसमें स्पष्टता होनी चाहिए। अब सरकारी पत्र का मैं आपको एक फॉर्मेट दिखा रहा हूं। ये फॉर्मेट आपको दोस्तों अच्छी तरीके से समझना है और इसी फॉर्मेट के आधार पे आपको चीजों को याद रखते हुए चलना है। यह है दोस्तों आपका सरकारी पत्र का फॉर्मेट। अब देखिए यहां से कैसे प्रश्न बनते हैं। सबसे ऊपर क्या आता है सरकारी पत्र में, दाईं ओर सबसे ऊपर क्या आता है, पत्र संख्या आती है। बाईं ओर सबसे ऊपर में क्या आता है, प्रेषक का नाम। प्रेषक यानी कि दोस्तों जो पत्र भेज रहा है वो होता है प्रेषक। प्रेषित कौन होता है, जिसको पत्र भेजा जा रहा है वो होता है प्रेषित। ठीक हो गया। अब यही जो फॉर्मेट है यहां से आपके 3 से 4 प्रश्न दोस्तों एग्जाम में इंपोर्टेंट बनते हैं कि सरकारी पत्र में प्रेषक का नाम कहां लिखा जाता है। देखिए दोस्तों, आप लोग यूके ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं, यूकेपीएससी वाले पत्र लिखना सीखते हैं। आप यूके ट्रिपल एससी वाले हो तो आपको पत्र का फॉर्मेट समझना है बस, क्योंकि आपको वहां पे पत्र लिखना नहीं है, आपको सिर्फ फॉर्मेट समझना है कि प्रश्न क्या बनेगा। देखिए मैं बना के दे रहा हूं आपका प्रश्न कि सरकारी पत्र में प्रेषक का नाम कहां पर लिखा जाता है। पूछा भी गया है यूके ट्रिपल से पहले, शीर्ष में बाईं ओर, शीर्ष में दाईं ओर, अंत में बाईं ओर, अंत में दाईं ओर या फिर मध्य में। तो सरकारी पत्र में प्रेषक का नाम शीर्ष में बाईं ओर लिखा जाता है। याद रखना दोस्तों, सरकारी पत्र में प्रेषक का नाम शीर्ष में बाईं ओर लिखा जाता है। देखिए यह है प्रेषक, यहां पे प्रेषक का नाम आएगा, उसका पदनाम आएगा और उसका पता आएगा। जो भी पत्र भेज रहा है वो होता है प्रेषक। अगला प्रश्न बनता है कि सरकारी पत्र में पत्रांक संख्या है, पत्र संख्या कहां पर लिखी जाती है। तो सरकारी पत्र में पत्र संख्या लिखी जाती है शीर्ष में दाईं ओर, कभी कभी शीर्ष में मध्य में भी लिखी जाती है, शीर्ष मध्य में लिखी जाती है, शीर्ष में दाईं ओर लिखी जाती है। 2 प्रश्न हो गए। अगला प्रश्न, सरकारी पत्र में प्रेषित का नाम कहां पर लिखा जाता है। तो सरकारी पत्र में प्रेषित का नाम शीर्ष में बाईं ओर लिखा जाता है और प्रेषक के नाम के नीचे लिखा जाता है। प्रेषक के नाम के नीचे लिखा जाता है, याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आपको प्रेषक अधिकारी का नाम, पदनाम लिखना होता है सबसे ऊपर बाईं ओर आपको। उसके बाद में उसके नीचे सेवा में लिखते हैं, सेवा में यानी कि जिस प्रेषित को पत्र भेजा जा रहा है उसका नाम लिखते हैं, पदनाम लिखते हैं और उसका पता लिखते हैं। ठीक है, और ये चीजें आपको कॉमन होनी चाहिए कि प्रेषक के बाद में कॉमा लगाया जाता है, फिर कॉमा लगाने के बाद में एक पंक्ति छोड़ के नीचे दाहिनी ओर से उसका नाम लिखा जाता है। उसके नाम के पहले श्री, डॉक्टर, प्रोफेसर का प्रयोग आप कर सकते हैं। उसके बाद में आपको कॉमा लिखा के उसके शैक्षणिक योग्यता या उसके पद नाम के बारे में और उसके पते के बारे में लिखना होता है। ठीक है, उसके बाद में आपको सेवा में लिखना होता है। सेवा में लिखने के बाद आप जिस भी प्रेषित को लिख रहे हैं उसके बारे में यहाँ पे लिखना होता है, उसका पदनाम लिखना होता है और उसका शासकीय पता भी लिखना होता है। ठीक है, और प्रेषित का आप यहाँ पे नाम भी लिख सकते हैं, नाम भी लिख सकते हैं। और अगर नाम नहीं है, किसी पर्सनल व्यक्ति को नहीं भेजा जा रहा है, आप किसी विभाग को भेज रहे हैं, तो आप वहां पे सीधे उत्तराखंड समस्त विभाग या इस प्रकार से भी चीजों को लिख के समझा सकते हैं। ठीक हो गया। तो प्रेषक का नाम कहां लिखा जाता है, पत्र संख्या कहां पे लिखी जाती है, सेवा में कहां पे लिखा जाता है। ठीक है, तो प्रश्न ये भी बन सकता है कि सरकारी पत्र में प्रेषित को भेजने से पहले संबोधन में किसका प्रयोग किया जाता है, सेवा में का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में यहाँ पे अनुभाग, ठीक है, अनुभाग कौन कौन से हैं ये चीजें जरूरी नहीं है, अनुभाग लिखना नहीं भी लिख सकते हो। ठीक है, फिर आता है कि सरकारी पत्र में दिनांक और स्थान कहाँ पे लिखा जाता है। ठीक है, तो सरकारी पत्र में दिनांक और स्थान दोस्तों मध्य में दाईं ओर लिखा जाता है। देखिए विषय से थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, उसके बाद में क्या आता है, विषय। तो प्रश्न ये बनता है, क्या सरकारी पत्र में विषय लिखा जाता है। बिल्कुल दोस्तों, बिना विषय के सरकारी पत्र नहीं लिखा जा सकता है। तो प्रश्न आपसे बनता है, तो एक प्रश्न ये बन सकता है, निम्न में से किस पत्र में विषय आवश्यक होता है, विषय लिखना आवश्यक होता है। तो कोई भी दोस्तों आपका औपचारिक पत्र हो, औपचारिक पत्र आपका कोई भी हो तो उसमें विषय लिखना आवश्यक होता है। अनौपचारिक पत्र में बहुत सारे पत्र ऐसे हैं जिसमें विषय लिखना आवश्यक नहीं होता है, लेकिन औपचारिक पत्र में विषय लिखना आवश्यक होता है। उसके बाद देखिए, जो मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले प्रश्न पूछा था कि संबोधन के लिए किसका प्रयोग करते हैं, महोदय, महोदय का प्रयोग करते हैं, महोदया का प्रयोग करते हैं या फिर मान्यवर का प्रयोग करते हैं। फिर अगला प्रश्न ये बनता है दोस्तों कि सरकारी पत्र की शुरुआत कैसे होती है। तो सरकारी पत्र की शुरुआत होती है, मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि से। तो प्रश्न बन सकता है आपसे दोस्तों कि निम्न से किस पत्र की शुरुआत मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है से होती है। तो वो होता है हमारा सरकारी पत्र। उसके बाद में पत्र लिखा जाता है, आपके पत्रांक संख्या इतने इतने, दिनांक के इतने इतने के उत्तर में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि
कुछ भी चीज जो भी आप पत्र लिखना चाह रहे हैं वो चीज आप लिखेंगे। फिर आप दोस्तों एक अलग अलग पैरा, अगर आपके अलग अलग 2-3 पॉइंट है तो आप अलग अलग पैराओं का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि सरकारी पत्र या शासकीय पत्र के अधोलेख में किसका प्रयोग होता है। तो अधोलेख में दोस्तों हमारा बहुधीय का प्रयोग होता है। बहुधीय के बाद में जो भी हमारा प्रेषक होता है तो वो अपने सिग्नेचर करता है, अपना नाम लिखना और अपना पदनाम लिखता है। ठीक है, और संलग्नक कहां पे लिखा जाता है। तो अब देखिए प्रश्न क्या बन सकता है आपसे कि सरकारी पत्र में प्रेषक का नाम सबसे ऊपर, प्रेषित का नाम भी उसके नीचे हो गया, विषय भी हो गया हमारा, महोदय भी कहां पे क्या क्या प्रयोग होता है, दिनांक के स्थान कहां पे लिखा जाता है ये भी हमने पढ़ लिया। संलग्नक अंत में दाईं ओर, और प्रतिलिपि का प्रयोग भी अंत में दाईं ओर लिखा जाता है। ठीक है, प्रतिलिपि यानी कि किस किस को भेजा जा रहा है। ठीक है, प्रतिलिपि यानी कि इसकी लिपि किस किस को भेजनी है, जैसे ब्लॉक उधमसिंह नगर, सभी ब्लॉक उधमसिंह नगर, सभी तहसील उधमसिंह नगर, इस टाइप से। ठीक है, कोई भी प्रतिलिपि आपकी हो सकती है। संलग्नक क्या क्या चीजें इसमें संलग्न करके दी गई है वो हमारा संलग्नक के अंतर्गत आएगा। ठीक है, और अन्य पुरुष शैली में ही लिखे जाते हैं। और लास्ट में आज्ञा से ये लिखना जरूरी नहीं भी है दोस्तों, अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा। वैसे प्रतिलिपि के पश्चात में यहाँ पे हमारा पत्र का जो स्वरूप है वह समाप्त माना जाता है, लेकिन अगर आप फिर भी लिखना चाहें तो आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये है फॉर्मेट यहाँ पे आपका संख्या प्रतिलिपि और आज्ञा से यहाँ पे क ख ग हस्ताक्षर करने के बाद में यहाँ पे भी वही प्रेषक का नाम आता है जिसने हमारा या जिसके द्वारा इसे संलग्न करके भेजा जा रहा है उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आज्ञा से ये सब कुछ। ठीक है, तो ये पूरा फॉर्मेट आप लोगों को याद रखना है। ये पूरा फॉर्मेट आप लोगों को दोस्तों याद रखना है। जितनी भी चीजें इंपोर्टेंट थी सरकारी पत्र से वो मैंने आपको बता दी। अब सरकारी पत्र या कार्यालयीय पत्र कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, बहुत प्रकार के होते हैं, इनफाइनाइट इनफाइनाइट, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि कितने ही भी प्रकार के दोस्तों हो सकते हैं, जैसा कि शासनादेश, कार्यालयीय आदेश, परिपत्र, अनुस्मारक पत्र, स्मरण पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, अधिसूचना, कार्यालय ज्ञापन, ज्ञापन, विज्ञापन, अशासकीय पत्र, पृष्ठांकन, संकल्प, प्रस्ताव, स्वीकृति, मंजूरी, प्रेस विज्ञप्ति, सूचना, पावती, तार, टेलीग्राम, मितव्यय पत्र, निदेश, अनुदेश, निविदा, संविदा, सम्मन, अधिपत्र, परमिट, लाइसेंस, घोषणा, डिस्पैच, आमंत्रण, अधिनियम, सेविंग ग्राम, ये सभी हमारे दोस्तों क्या होते हैं, सरकारी पत्र या शासकीय पत्र के प्रकार का प्रश्न है कि जब एक अधिकारी द्वारा किसी दूसरे अधिकारी का ध्यान किसी विशेष विषय पर विशेष रूप से आकृष्ट करना चाहता है तो इस स्थिति में जो पत्र लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं, परिपत्र, शासकीय पत्र, अर्ध सरकारी पत्र या फिर दोस्तों अनुस्मारक। तो इसे कहते हैं क्या, अर्ध सरकारी पत्र। वैसे दोस्तों अर्ध सरकारी पत्र को भी सरकारी पत्र का ही एक प्रकार माना जाता है, लेकिन अर्ध सरकारी पत्र किसी कार्यालय के अधिकारी द्वारा किसी अन्य कार्यालय के अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से लेकिन सरकारी कार्य हेतु प्रेषित किए जाते हैं। इसे भी सरकारी पत्र के ही एक प्रकार के रूप में जाना जाता है। और अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोग करने का दोस्तों इसका प्रयोग मेनली तब किया जाता है जब किसी आवश्यक काम के लिए संबंधित अधिकारी का ध्यान तुरंत आकृष्ट कराना हो, या सरकार के किसी भी आदेश का पालन शीघ्रता से कराना हो, या फिर किसी विभाग में कोई कार्य में बहुत लंबा समय बीत गया हो यानी कि अविलंब हो रहा हो, तो वहां पे क्या होता है, अर्ध सरकारी पत्र भेजे जाते हैं। नॉर्मली आप ये कह सकते हैं दोस्तों कि जब एक विभाग के कर्मचारी द्वारा दूसरे विभाग के कर्मचारी को सरकारी कार्यों हेतु व्यक्तिगत रूप से जो पत्र लिखे जाते हैं उन्हीं को हम कहते हैं क्या, अर्ध सरकारी पत्र। याद रखना दोस्तों क्या, अर्ध सरकारी पत्र या अर्ध शासकीय पत्र या फिर सेमी ऑफिशियल लेटर या डेमी ऑफिशियल लेटर भी इसे कहा जाता है। परिभाषा भी यही है कि जब एक अधिकारी किसी दूसरे अधिकारी को ध्यान किसी विशेष विषय पर विशेष रूप से आकृष्ट करना चाहता है तो इस स्थिति में हमारा अर्ध सरकारी पत्र लिखा जाता है। अब अर्ध सरकारी पत्र दोस्तों 3 से 4 परिस्थितियों में लिखे जाते हैं। क्या, पहला विषय ये हो सकता है कि जब कार्य करने में विलंब हो रहा हो, तो कार्य तो शीघ्रता से संपन्न कराना हो तब अर्ध सरकारी पत्र लिखा जाता है। या फिर दूसरा, जब एक अधिकारी द्वारा किसी दूसरे अधिकारी पर किसी विशेष विषय पर विशेष रूप से ध्यान आकृष्ट कराना हो तब भी अर्ध सरकारी पत्र लिखा जाता है। या फिर जब कभी ऐसा हो जाता है कि अधिकारी किसी भी फाइल को नहीं देख पा रहा है या किसी पत्र पर कोई मामला संज्ञान में नहीं ले रहा है तो उसका ध्यान या जो पत्र प्राप्त करने वाला अधिकारी है उसका उस पत्र की ओर ध्यान देने के लिए हमारा अर्ध सरकारी पत्र लिखा जाता है। और अर्ध सरकारी पत्र दोस्तों इसका प्रयोग वैसे बहुत कम किया जाता है लेकिन व्यक्तिगत रूप से इसका प्रयोग किया जाता है। इसी कारण अर्ध सरकारी पत्र दोस्तों हमारा क्या है, अनौपचारिक पत्र है। क्या है दोस्तों, अर्ध सरकारी पत्र हमारा अनौपचारिक पत्र है। अब सरकारी पत्र क्या होता है, अर्ध सरकारी पत्र क्या होता है ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, और औपचारिक पत्र क्या होते हैं, अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं ये भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं। तो सरकारी पत्र हमारे औपचारिक होते हैं और अर्ध सरकारी पत्र हमारा अनौपचारिक होते हैं। अनौपचारिक यानी कि दोस्तों जिन्हें हम व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से पत्र भेजा जा रहा है लेकिन सरकारी कामकाज हेतु ही भेजा जा रहा है, इसलिए हमें सरकारी पत्र के अंतर्गत ही हम ये पढ़ते हैं। अब अर्ध सरकारी पत्र के बारे में मैं आपको 1 से 2 परिभाषा और बता देता हूं दोस्तों कि जब शासन के 2 विभिन्न विभागों के अधिकारी शासकीय कार्य के संबंध में
परस्पर जानकारी प्राप्त करने, सूचना देने, स्पष्टीकरण देने या मांगने अथवा कार्य को शीघ्र निपटाने के उद्देश्य से जो माध्यम व्यक्तिगत रूप से प्रयोग में लाते हैं उसी को हम अर्धशासकीय पत्र कहते हैं। या आप कह सकते हैं कि अर्धशासकीय पत्र किसी व्यक्ति को या किसी अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से लिखा गया प्रश्न है, प्रपत्र है कि जब कोई अधिकारी किसी दूसरे अधिकारी के व्यक्तिगत स्तर पर कोई जानकारी चाहता हो या व्यक्तिगत स्तर पर किसी भी कार्य का निपटारा करना चाहता हो, तब हमारा अर्धशासकीय पत्र लिखा जाता है या अर्ध सरकारी पत्र लिखा जाता है। ठीक है, तो ये चीजें दोस्तों आपको डायरेक्टली याद रखना है अर्ध सरकारी पत्र के संबंध में। अब अर्ध सरकारी पत्र के बारे में एक से दो इंपोर्टेंट फैक्ट्स भी हैं दोस्तों जो आपको याद रखने हैं कि अर्ध सरकारी पत्र कौन सी शैली में लिखा जाता है। तो अर्ध सरकारी पत्र दोस्तों हमारा क्या, उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाता है। किस शैली में लिखा जाता है अर्ध सरकारी पत्र? उत्तम पुरुष शैली एक वचन, उत्तम पुरुष शैली एक वचन यानी कि मैं और इन सब में लिखा जाता है। उत्तम पुरुष शैली और एक वचन में हमारा क्या, अर्ध सरकारी पत्र लिखा जाता है। ये भी पॉइंट आपको डायरेक्टली नोट डाउन करते हुए चलने हैं। आगे इसकी भाषा भी दोस्तों सरल होनी चाहिए, मैत्रीपूर्ण होनी चाहिए, सुष्ट एवं सुसंगत होनी चाहिए। बराबर पद वाले अधिकारी को ही भेजा जाता है, यानी कि एक विभाग का बराबर वाला अधिकारी ही दूसरे विभाग के बराबर वाले अधिकारी को ये पत्र भेज सकता है। या फिर भाषा सरल होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप किसी को जबरदस्ती फोर्स करके उससे बोल रहे हैं कि मेरा एक काम करो, ऐसा वैसा ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, भाषा शुद्ध सरल और सुसंगत होनी चाहिए, शिष्ट होनी चाहिए, ताकि दूसरे अधिकारी को उसका ईगो हर्ट ना हो कि यार ये तो मुझसे ऐसे बात कर रहा है इस टाइप से। ठीक है, इसी के साथ साथ व्यक्तिगत रूप पर एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को ये पत्र लिखता है, इसी कारण ये क्या है, हमारा अनौपचारिक पत्र है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अर्ध सरकारी पत्र में सरकारी पत्र का संबंध नहीं दिया जा सकता है, जबकि सरकारी पत्र में दोस्तों अर्ध सरकारी पत्र का संबंध हम दे सकते हैं। ये भी आपको पॉइंट इसके संबंध में ज्यादा याद रखने हैं। बाकी सारी चीजें हमारी सरकारी पत्र की तरह ही होती है। अब थोड़ा सा अन्य प्रश्नों के बारे में हम बात करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि अर्ध सरकारी पत्र के प्रारूप में प्रेषक का नाम एवं पदनाम होता है कहाँ पे, बाईं ओर अंत में, बाईं ओर शीर्ष पर, दाईं ओर अंत में या फिर दाईं ओर शीर्ष पर। अगर हम दोस्तों बात करें अर्ध सरकारी पत्र की, जो कि किस शैली में लिखा जाता है, उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाता है एक वचन में। ठीक है, यानी कि मैं, मेरा, इस टाइप से पत्र लिखे जाते हैं। तो अर्ध सरकारी पत्र या अर्ध शासकीय पत्र के प्रारूप में जो प्रेषक का नाम होता है दोस्तों, ये कहाँ पे लिखा जाता है, बाईं ओर अंत में, बाईं ओर शीर्ष पर, दाईं ओर अंत में या फिर दाईं ओर शीर्ष पर। तो ये लिखा जाता है दोस्तों बाईं ओर शीर्ष पर। कहाँ पे लिखा जाता है प्रेषक का नाम, बाईं ओर शीर्ष पर लिखा जाता है। ये पॉइंट आपको डायरेक्टली नोट डाउन कर लेना है, बाईं ओर शीर्ष पर लिखा जाता है। अब यहीं पे प्रश्न बनता है दोस्तों कि अर्ध सरकारी पत्र के प्रारूप में जो पत्रांक संख्या होती है या अर्धशासकीय पत्र की पत्र संख्या होती है वो कहाँ पे लिखी जाती है, शीर्ष में दाईं ओर लिखी जाती है। ठीक है, शीर्ष में दाईं ओर लिखा जाता है क्या, अर्ध सरकारी पत्र का पत्र संख्या, और शीर्ष में बाईं ओर क्या लिखा जाता है यहाँ पे, प्रेषक यानी कि भेजने वाले का नाम। जो भी पद प्रेषक क्या होता है, पत्र को भेजने वाला, प्रेषित क्या होता है, पत्र को प्राप्त करने वाला। तो प्रेषक का नाम क्या होता है, शीर्ष में बाईं ओर लिखा जाता है। अब प्रेषक के विभाग का नाम, या फिर जब हम सरकारी पत्र के जो प्रकार है हमारा अर्ध सरकारी पत्र, इसे हम एक विभाग से दूसरे विभाग को भेजते हैं, तो इसमें अगला प्रश्न ये बनता है कि इसमें कार्यालय या विभाग का नाम कहाँ पर लिखा जाता है। ठीक है, तो कार्यालय या विभाग का नाम दोस्तों इसमें शीर्ष में दाईं ओर ही लिखा जाता है। कहाँ पे, शीर्ष में दाईं ओर कार्यालय या विभाग का नाम लिखा जाता है। अभी मैं आपको फॉर्मेट दिखाऊंगा, वहां से आपके सारे प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं कि अर्ध सरकारी पत्र में सामान्यतः संबोधन के रूप में क्या लिखा जाता है। तो अर्ध सरकारी पत्र में संबोधन के रूप में प्रिय, महोदय, सेवा में या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अर्ध सरकारी पत्र में संबोधन के रूप में दोस्तों प्रिय, श्रीयुत, आदरणीय, माननीय या प्रियसी आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है दोस्तों, हमारे अनौपचारिक पत्र का ये प्रकार है, व्यक्तिगत रूप से लिखा जाता है, इसी कारण यहाँ पे प्रिय, प्रियश्री, आदरणीय, माननीय और प्रियश्री इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग संबोधन में किया जाता है। ठीक है, जैसे इससे पहले सरकारी पत्र में आप महोदय का प्रयोग कर रहे थे, यहाँ पे महोदय का प्रयोग ना करके प्रिय, श्रीयुत, आदरणीय, माननीय, प्रियसी इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि अर्ध सरकारी पत्र में मुख्य विषय का उल्लेख किया जाता है किस शैली में, अन्य पुरुष शैली में, मध्यम पुरुष शैली में, उत्तम पुरुष शैली में या औपचारिकता शैली में। तो ये प्रश्न आप लोग को पता ही दोस्तों कि अर्ध सरकारी पत्र में मुख्य विषय का जो उल्लेख होता है वह उत्तम पुरुष शैली में किया जाता है, और उत्तम पुरुष शैली में एक वचन में इसका प्रयोग हमारा किया जाता है, उत्तम पुरुष शैली, आपको याद रखना है। ठीक है, और सरकारी पत्र किसमें था, अन्य पुरुष शैली में था, और उत्तम पुरुष, अन्य पुरुष क्या होते हैं मैं चीजें आपको बता चुका हूं। अगला प्रश्न है हमारा 10वां कि अर्ध सरकारी पत्र के विषय वस्तु के बाद निम्न में से क्या लिखा जाता है। तो विषय वस्तु लिखने के बाद में दोस्तों क्या लिखा जाता है, जैसे हमने सरकारी पत्र, या हम कह सकते हैं कि अर्ध सरकारी पत्र का जो हमारा अधोलेख होता है, यानी कि पत्र समाप्त होने के बाद में जो नीचे अधोलेख में होता है, वहां पे क्या लिखा जाता है। सरकारी पत्र में क्या लिखा जाता था, बहुधी,
आपका विश्वास पात्र या सद्भावना पूर्वक लिखा जाता था। लेकिन अर्ध सरकारी पत्र में विषय वस्तु के बाद में दोस्तों क्या लिखा जाता है, ये लिखा जाता है भवनिष्ठ या फिर शुभचिंतक, या फिर क्या होगा आपका सद्भावी। इन सभी चीजों का प्रयोग या इन सभी हमारा अधोलेख में इन सभी अधोलेखों का प्रयोग किया जाता है। ये भी आपको डायरेक्टली याद रखना है, क्या भवनिष्ठ, शुभचिंतक और आपका सद्भावी। जबकि सरकारी पत्र में क्या था, बहुधेयी, आपका विश्वास पात्र, आपका आज्ञाकारी, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता था। तो ये थोड़ा बहुत अंतर है दोस्तों सरकारी और अर्ध सरकारी पत्र में। और अभी तक मैं आप लोगों को बता दूं कि आयोग के द्वारा जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उसमें अधिकतर जो प्रश्न पूछे गए हैं वह सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र, इन्हीं के इर्द गिर्द घुमाकर आपसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये सारा फॉर्मेट आप लोगों को याद होना चाहिए। अब मैं आपको थोड़ा बहुत एक अंतर बता देता हूँ सरकारी पत्र के और अर्ध सरकारी पत्र के मध्य में, और उसके बाद मैं आपको अर्ध सरकारी पत्र का, चलिए पहले मैं आपको इसका फॉर्मेट दिखा देता हूँ अर्ध सरकारी पत्र का, ठीक है, कि आपको अर्ध सरकारी पत्र में क्या क्या चीजें याद रखनी है। तो यह है दोस्तों अर्ध सरकारी पत्र का फॉर्मेट। आप देखिए यहां पर आपको याद रखना है सब कुछ, कि अर्ध सरकारी पत्र में प्रेक्षक का नाम एवं पदनाम कहां पे लिखा जाता है, तो प्रेक्षक का नाम एवं पदनाम दोस्तों शीर्ष में बाईं ओर लिखा जाता है। आप लोग देख सकते हैं अपनी आंखों से, शीर्ष में बाईं ओर प्रेक्षक का नाम लिखा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि अर्ध शासकीय पत्र में या अर्ध सरकारी पत्र में जो पत्रांक संख्या होती है वो कहां पे लिखा जाता है, शीर्ष में दाईं ओर लिखी जाती है। कभी कभी शीर्ष में मध्य में भी लिखी जाती है, लेकिन अधिकतर दोस्तों ये शीर्ष में दाईं ओर लिखी जाती है, आप ये देख सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न ये बनता है दोस्तों कि अर्ध सरकारी पत्र में जो आपका विभाग होता है, विभाग का नाम या कार्यालय का नाम कहां पर लिखा जाता है, तो विभाग या कार्यालय का नाम दोस्तों शीर्ष में दाईं ओर लिखा जाता है। देख सकते हैं ये शीर्ष है, ये दोस्तों देखिए ये हमारी बाईं साइड है, आप सभी लोगों को पता है ये है बायां और यह है दायां, ठीक है। तो अर्ध सरकारी पत्र में या अर्ध शासकीय पत्र में विभाग या कार्यालय का नाम कहां पे लिखा जाता है, तो शीर्ष में दाईं ओर लिखा जाता है, याद रखना आपको, और पत्रांक संख्या के नीचे लिखा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि अर्धशासकीय पत्र में दिनांक एवं स्थान कहाँ लिखी जाती है, तो ये देखिए शीर्ष में दाईं ओर लिखी जाती है और विभाग या अनुभाग के नाम के नीचे लिखी जाती है। अगला प्रश्न ये बनता है कि अर्ध सरकारी पत्र में दोस्तों जो प्रेक्षक का नाम एवं पदनाम लिखा जाता है उसमें आपको ये बात याद रखनी है कि उसकी भाषा आत्मीय, मैत्रीपूर्ण भाषा, सरल, शिष्ट, सुसंगत होनी चाहिए, और ये पत्र जो हमारा बराबर वाले अधिकारियों को भेजा जाता है। और अर्ध सरकारी पत्र की एक और खासियत होती है दोस्तों कि यह पत्र सीधे संबोधित अधिकारी को ही दिया जाता है, अन्य विभाग में किसी के द्वारा भी यह पत्र नहीं खोला जाता है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। उसके बाद में जब आप ये अर्ध सरकारी पत्र लिखते हैं तो इसमें जो प्रेक्षक या पत्र लिखने वाला अधिकारी होता है उसका नाम, पदनाम, योग्यता लिखी जाती है, और अधिकारी के नाम के पूर्व में श्री, डॉक्टर आदि कुछ भी नहीं लिखा जाता है, क्योंकि ये उत्तम शैली में लिखा जाता है, ठीक है। तो श्री, जैसे इससे पहले हम पढ़ लेते कि प्रेक्षक के नाम के आगे संबोधन या उसके डॉक्टर, श्री, इस टाइप का प्रयोग किया जाता है, अर्ध सरकारी पत्र में नहीं किया जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसी के साथ साथ कार्यालय विभाग का नाम शीर्ष में दाईं ओर लिखा जाता है, मैंने बता दिया आपको, पत्रांक संख्या उसके ऊपर लिखी जाती है, और दिनांक या स्थान भी दाईं ओर ही लिखी जाती है। उसके बाद में लिखा जाता है कि दोस्तों विषय, विषय लिखा जाता है। तो विषय कहाँ पे लिखा जाता है, मध्य में हमारा विषय लिखा जाता है। जैसे कोई भी विषय है हमारा कि चिकित्सा के संबंध में, सुझाव मांगने के संबंध में, या फिर जैसे सपोज आप ये मान सकते हैं दोस्तों कि आयोग के जो हमारे सचिव है संतोष बरौनी जी, ठीक है, संतोष बरौनी जी व्यक्तिगत रूप से अपने ही लेवल के किसी सचिव को पत्र लिखना, जैसे वो वन विभाग में कोई भी डिपार्टमेंट है उसके सचिव को पत्र लिखना चाह रहे हैं और वो पूछना चाह रहे हैं कि यार वन दरोगा में सीटें कम हुई या नहीं हुई है, या व्यक्तिगत रूप से एक पत्र उन्होंने पहले भेजा है उसके प्रति उनका ध्यान आकर्षित करना चाह रहे हैं कि ये हुआ है या नहीं हुआ है, तो उस टाइम पे हमारे जो पत्र लिखे जाएंगे वो हमारे क्या होते हैं दोस्तों, अनौपचारिक पत्र होते हैं व्यक्तिगत रूप से। अगर वो आयोग की तरफ से पूरा एक आयोग को संबोधित करते हुए पत्र लिखेंगे दूसरे विभाग को, तो वो सरकारी पत्र के अंतर्गत फिर हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं कुछ समझने वाली। तो विषय कहाँ पे लिखा जाता है, विषय बिल्कुल दोस्तों हमारा क्या होता है, शीर्ष में लिखा जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद होगी, विषय यहाँ पे आपका लिख दिया जाएगा। उसके बाद में बात आती है कि संबोधन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो मैंने आपको बता दिया था कि अर्ध सरकारी पत्र में संबोधन के लिए प्रिय, प्रियश्री, श्रीयुत, आदरणीय, माननीय आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि दोस्तों सीधे सीधे महोदय या महोदया, या फिर हम कह सकते हैं मान्यवर, इस प्रकार का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। अगर आपको महोदय लिखना भी है दोस्तों तो महोदय से पहले आपको प्रिय या प्रियश्री लगाना पड़ेगा, ठीक है। वैसे प्रिय, प्रियश्री, इस टाइप के, आदरणीय, माननीय, इस टाइप के प्रयोग का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में दोस्तों क्या होता है, मूल पत्र लिखा जाता है, और पत्र की शुरुआत अधिकतर होती है कि उपयुक्त विषय के संदर्भ में आपसे अपेक्षा है कि, ठीक है, या इस टाइप से, या फिर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, इस टाइप से इस पत्र की शुरुआत की जाती है कि मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इतने ऐसे ऐसे ये चीजें भेजी गई थी, इस टाइप से ये चीजें होती हैं, ठीक है। तो ये चीज आपकी क्लियर होगी दोस्तों। और कभी कभी अर्ध सरकारी पत्र में ऐसा भी होता है कि इसमें विषय नहीं लिखा जाता है, ठीक है। तो कभी कभी विषय नहीं भी लिखा जाता है, लेकिन मैक्सिममली विषय लिखा जाता
है। ये आपका हो गया। इसके बाद में आपका मुख्य विषय लिख लोगे आप। मुख्य विषय लिखने के बाद सत्सम्मान। आप देखिए उसके बाद मैंने जो आपको अगला प्रश्न बताया था कि अधोलेख या फिर अर्ध सरकारी पत्र की विषय वस्तु के बाद में अधोलेख में क्या लिखा जाता है। तो अधोलेख में दोस्तों हमारा क्या होता है, बहुनिष्ठ, शुभचिंतक या आपका सद्भावी आदि चीजें लिखी जाती है। बहुनिष्ठ, शुभचिंतक आदि चीजें लिखी जाती हैं। जबकि सरकारी पत्र में हम क्या लिख रहे थे, बहुधी, आपका विश्वास पात्र या फिर सद्भावना पूर्वक लिख रहे थे। तो आप प्रश्न ये बनता है कि अर्ध सरकारी पत्र में अधोलेख कहाँ पे लिखा जाता है। तो अंत में, कहाँ पे, अंत में दाईं ओर लिखा जाता है अधोलेख। बहुनिष्ठ या फिर बहुनिष्ठ के साथ साथ में किस किस का प्रयोग कर सकते हैं, शुभचिंतक, आपका सद्भावी, इन चीजों का हम प्रयोग यहाँ पे कर सकते हैं। अब अर्ध सरकारी पत्र में वही है कि संलग्नक कहाँ पे लिखा जाएगा या प्रतिलिपि। तो दोस्तों प्रतिलिपि तो इसमें भेजी नहीं जाती है क्योंकि एक ही विभाग के अधिकारी होते हैं। व्यक्तिगत रूप से पत्र लिख रहा है तो प्रतिलिपि भेजने के इसमें बात नहीं होती, ठीक है। तो प्रतिलिपि इसमें भेजी नहीं जाती है। याद रखना, आपको प्रश्न पूछा जाता है कि किस सरकारी पत्र के प्रारूप में प्रतिलिपि नहीं भेजी जाती है। तो प्रतिलिपि दोस्तों हमारी क्या होता है, अर्ध सरकारी पत्र में हमारी प्रतिलिपि नहीं भेजी जाती है। ये भी क्लियरली हो गया, ठीक है। और जो हमारा पत्र का समापन होता है या समापन में अंत में समापन या जो अधोलेख कहाँ पर लिखा जाता है, अंत में दाईं ओर लिखा जाता है। ये भी आपको याद हो गया। समापन कैसे किया जाता है, तो बहुनिष्ठ लिखकर इसका समापन किया जाता है दाईं ओर लास्ट में, ठीक है। या फिर आपका सद्भावी लिखा जा सकता है या फिर शुभचिंतक लिखा जा सकता है। इस प्रकार से इस पत्र का समापन होता है, ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि बहुधी के बाद में हस्ताक्षर किए जाते हैं और सिर्फ डेट डाली जाती है, लेकिन नाम पदनाम पता नहीं लिखा जाता है क्योंकि नाम पदनाम पता ऊपर लिख दिया जाता है प्रेक्षक के नाम के वहाँ पे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पे भी नाम पदनाम आदि आप चीजें लिख सकते हैं। तो ये एक्सेप्शंस होते हैं आपकी अच्छा है, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहें तो नहीं भी लिख सकते हैं। इसलिए यहाँ से एग्जाम में प्रश्न नहीं बनते हैं। अब जो सबसे महत्वपूर्ण है, संलग्नक कहाँ पे लिखा जाता है दोस्तों, संलग्नक भी अंत में बाईं ओर लिखा जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण है कि अर्ध सरकारी पत्र में जो प्रेषित अधिकारी होता है उसका नाम पदनाम और पता कहाँ पर लिखा जाता है, तो अंत में बाईं ओर लिखा जाता है। यही सबसे बड़ा अंतर है दोस्तों सरकारी पत्र और अर्ध सरकारी पत्र में। बाकी चीजें आप देखे होंगे कि सेम सेम चीजें हैं लगभग लगभग, बस विभाग और अनुभाग वाली चीज डिफरेंट है और प्रेषित अधिकारी का नाम डिफरेंट है। बाकी संबोधन और अधोलेख ये चीजें थोड़ा बहुत डिफरेंस है, बाकी सारी चीजें लगभग लगभग सेम है। तो ये आपको याद रखना है कि सरकारी पत्र में प्रेक्षक का नाम और प्रेषित का नाम दोनों शीर्ष में बाईं ओर लिखे जाते थे। सबसे पहले प्रेक्षक का नाम आता था, फिर प्रेषित का नाम आता था। लेकिन अर्ध सरकारी पत्र में प्रेषित का नाम यानी कि प्रेषित अधिकारी जिसको पत्र भेजा जा रहा है व्यक्तिगत रूप से, उसका नाम क्या आता है, अंत में बाईं ओर आता है। कहां पे आता है दोस्तों, देखिए यह है अंत में बाईं ओर, अंत में बाईं ओर आ रहा है प्रेषित अधिकारी का नाम पदनाम और उसका शासकीय पता क्या होता है, अंत में बाईं ओर आता है। और वैसे इसके नाम के आगे सेवा में लिखने की परिपाटी नहीं है, लेकिन कभी कभी जब आप संबोधित अधिकारी के को पत्र भेजते हैं तो वहां पे आप सेवा में भी लिख देते हैं। और उसके बाद में यहाँ पे प्रेक्षक के हस्ताक्षर भी बाईं ओर मार्जिन से सटाकर फिर किया जाता है। पत्र प्राप्तकर्ता अपने हस्ताक्षर वहां पे करता है, तो सारा पता हम यहाँ पे इस प्रकार से देते हैं। तो ये हो गया दोस्तों हमारा क्या, अर्ध सरकारी पत्र। याद रखना है प्रेक्षक का नाम शीर्ष में बाईं ओर, प्रेषित का नाम अंत में बाईं ओर, संलग्नक अंत में बाईं ओर, जो हमारा अधोलेख होता है अंत में दाईं ओर, पता या कार्यालय या विभाग का नाम दोस्तों शीर्ष में दाईं ओर, शासकीय पत्र संख्या शीर्ष में दाईं ओर या फिर कभी कभी मध्य में भी लिखी जाती है, दिनांक और स्थान शीर्ष में दाईं ओर, और विषय क्या होता है मध्य में लिखा जाता है। बाकी ये पत्र की शुरुआत कहाँ से होती है, समापन कहाँ पे होता है, क्या 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 चीजें होती है, सब मैंने दोस्तों आपको बता दिए हैं। आपका सिंगल भी कोई प्रश्न अगर अर्ध सरकारी पत्र से पूछा जाता है तो यहाँ पर आपके उसके गलत होने के चांसेज बहुत कम हो जाएंगे। तो दोस्तों आप ये जो फॉर्मेट है ये दोनों फॉर्मेट को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। बाकी एक दो चीज़ें और है अर्ध सरकारी पत्र में जो आपको याद रखनी चाहिए तो कर सकते हैं कि समान लेवल के अधिकारी को भेजा जाता है, अपने से श्रेष्ठ अधिकारी को नहीं भेजा जा सकता है, और औपचारिकता का पालन इसमें नहीं किया जाता। इसी कारण यह हमारा अनौपचारिक पत्र होता है। व्यक्तिगत पहचान के साथ में ये पत्र लिखे जाते हैं। उत्तम पुरुष एक वचन शैली का प्रयोग होता है। व्यक्तिगत और आत्मीय शैली में ये पत्र लिखे जाते हैं। और सरकारी पत्र के ही एक प्रकार के रूप में भी हम अर्ध सरकारी पत्र को जानते हैं। अब थोड़ा बहुत हम इसके अंतर के बारे में बात कर लेते हैं कि सरकारी पत्र और अर्ध सरकारी पत्र में अंतर क्या होता है। देखिए सरकारी पत्र औपचारिक होते हैं, अर्ध सरकारी पत्र हमारे क्या होते हैं, अनौपचारिक होते हैं। ये तो आप लोगों को पता है। सरकारी पत्र एक विभाग के या किसी विभाग के द्वारा किसी को भी लिखे जा सकते हैं या किसी भी लेवल के अधिकारी को लिखे जा सकते हैं, अपर लेवल किसी को भी लिखा जा सकता है। लेकिन अर्ध सरकारी पत्र समान लेवल के अधिकारी को लिखा जाता है और एक ही विभाग के अधिकारी या एक ही समकक्ष अधिकारी या समकक्ष पद वाले अधिकारी एक दूसरे को भेज सकते हैं। सरकारी पत्र में अन्य पुरुष शैली का प्रयोग किया, प्रथम पुरुष शैली का प्रयोग किया जाता है, जबकि अर्ध सरकारी पत्र में उत्तम पुरुष शैली का प्रयोग किया जाता है। मेरा इस टाइप से उत्तम पुरुष में भी कभी कभी एक वचन का, कभी कभी बहुवचन में भी हमारा इसका भी प्रयोग कर लिया जाता है, ठीक है। कभी कभी दोस्तों अर्ध सरकारी पत्र में मध्यम पुरुष शैली का भी प्रयोग किया जाता है, कभी कभी किया जाता है। लेकिन अगर आपसे एक्सेप्शन पूछेगा कि सबसे ज्यादा जो अर्ध सरकारी पत्र में किसका प्रयोग होता है, वो होता है दोस्तों हमारा किसका, उत्तम पुरुष शैली का प्रयोग होता
है। ठीक है, बाकी दोनों की भाषा शैली सुसंगत होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तर्क संगत और विधि संगत होना चाहिए दोनों। और अर्ध सरकारी पत्र में थोड़ा आत्मीयता भी होनी चाहिए। ठीक है, सरकारी पत्र में संलग्न होते हैं, अर्ध सरकारी पत्र में हमारे संलग्न की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, सरकारी पत्र में दोस्तों पृष्ठांकन करना भी जरूरी होता है, पृष्ठांकन किया जाता है, जबकि अर्ध सरकारी पत्र में पृष्ठांकन की भी आवश्यकता नहीं होती है। सरकारी पत्र में विषय हमारा हमेशा बहुत जरूरी होता है, जबकि अर्ध सरकारी पत्र में कभी कभी आप बिना विषय के भी भेज सकते हैं, आगे भेज देंगे तो भी आपकी सही होगी। बाकी संबोधन के लिए महोदय के स्थान पर महोदय का प्रयोग किया जाता है सरकारी पत्र में, प्रिय श्री, प्रिय प्रियश्री, इस तरह का प्रयोग किया जाता है कहाँ पे, अर्ध सरकारी पत्र में। बाकी अधोलेख में बहुधी के स्थान, बहुधी का प्रयोग किया जाता था कहाँ पे, सरकारी पत्र में। और आपका विश्वास पात्र, इसका प्रयोग भी सरकारी पत्र में किया जाता है, कि भवनिष्ठ या शुभचिंतक या आपका सद्भावी का प्रयोग अंत में मतलब अधोलेख में किया जाता है पत्र की समाप्ति के बाद में। बाकी प्रेक्षक का नाम कहाँ पे लिखते हैं, प्रेषित का नाम कहाँ पे लिखते हैं, विषय कहाँ पे लिखते हैं, सारी चीजें दोस्तों। जब किसी विभाग या किसी कार्यालय आदि को भेजे गए पत्र का उत्तर नहीं आता है, तो उस विभाग या कार्यालय को पूर्व में भेजे गए पत्र का स्मरण कराए जाने के लिए जिस पत्र को लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं, परिपत्र, अर्ध सरकारी पत्र, सरकारी पत्र या फिर स्मरण पत्र। देखिए दोस्तों, जब आप किसी कार्यालय को पत्र भेज रहे हैं या कोई कार्यालय दूसरे कार्यालय को पत्र भेज रहा है, तो और उस पत्र का उत्तर जिस कार्यालय में पत्र भेजा है उसे नहीं मिल पा रहा है, तो उस विभाग के कर्मचारी या कार्यालय द्वारा पूर्व में भेजे गए पत्र का स्मरण कराने के लिए जो पत्र लिखा जाता है उसे कहते हैं क्या, स्मरण पत्र। देखिए, स्मरण कराने के लिए है तो कौन सा पत्र लिखा जाएगा, स्मरण पत्र लिखा जाएगा। अगर ये स्मरण पत्र यहाँ पे ना लिख के मैं आपको एक ऑप्शन देता हूँ यहाँ पे, अनुस्मारक, अनुस्मारक। ठीक है, तो अनुस्मारक भी यही होता है। ठीक है, अनुस्मारक या फिर रिमाइंडर हम इसे कहते हैं दोस्तों, रिमाइंडर कहते हैं ना कि याद दिलाना। रिमाइंडर का शब्द आप लोगों ने पढ़ा होगा कि यार रिमाइंडर लगा दो कि मुझे याद आ जाए, तो रिमाइंडर में हम अलार्म सेट कर देते हैं कि यार हाँ 5 मिनट बाद बचेगा, तो हम कहते हैं ना यार रिमाइंडर लगा दे कि ये करना है, ऐसा करना है, तो रिमाइंडर यानी कि याद दिलाना। तो पहले पत्र भेजा एक विभाग ने दूसरे विभाग को, तो हो सकता है दूसरे विभाग के कर्मचारी ने वो पत्र ना पढ़ा हो, तो तब क्या होता है, पहले विभाग का कर्मचारी दोबारा से पहले वाले पत्र के स्मरण में एक दूसरा पत्र भेजता है, जिसे हम कहते हैं क्या दोस्तों, स्मरण पत्र। और इसी स्मरण पत्र को दोस्तों अनुस्मारक भी कहते हैं, याद रख लीजिएगा, अनुस्मारक भी कहते हैं, अनुस्मारक या फिर रिमाइंडर भी कहते हैं। या फिर आप दोस्तों कभी कभी इसे दोस्तों स्मृति पत्र भी कह दिया जाता है, कभी कभी इसे स्मृति पत्र भी कह दिया जाता है। और रिमाइंडर का अर्थ क्या होता है, याद दिलाना। यानी कि दोस्तों पत्र का एक ऐसा प्रारूप जिसके माध्यम से किसी प्राधिकारी को पूर्व विषय वस्तु की कार्यवाही का स्मरण दिलाया जाता है, यानी कि दोबारा से याद दिलाया जाता है, या किसी भी कार्य को निपटान करने के लिए, या किसी भी पत्र का जवाब देने के लिए, या कार्यवाही का शीघ्र निपटान के लिए, या किसी भी पत्र पर विशेष ध्यान आकर्षण के लिए जो पत्र लिखा जाता है उसी को अनुस्मारक, रिमाइंडर, स्मरण पत्र कहा जाता है। जब किसी कार्यालय या प्राधिकारी के समक्ष कोई मामला पर्याप्त समय तक लंबित रहता है दोस्तों, जैसे कि किसी मामले को बहुत लंबा समय हो गया है और उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है, तो उस कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए अनुस्मारक पत्र भेजकर या फिर स्मृति पत्र या स्मरण पत्र भेजकर स्मरण याद दिलाया जाता है कि उस काम को जल्द से जल्द किया जाए। सामान्यतः दोस्तों जो अनुस्मारक होता है वह किसी भी पत्र के 1 माह के बाद लिखा जाता है। कितने माह के बाद लिखा जाता है, 1 माह के बाद। तो प्रश्न ये भी बन सकता है कि अनुस्मारक कितने महीने के बाद लिखा जाता है, 1 महीने के बाद लिखा जाता है। और ये पहला अनुस्मारक है। ठीक है, अब दूसरा अनुस्मारक पहले अनुस्मारक के कितने दिन के बाद लिखना चाहिए, तो दूसरा अनुस्मारक पहले अनुस्मारक के 10 दिन के बाद लिखना चाहिए। ठीक हो गया, पहले आपने क्या किया, कोई पत्र लिखा, पत्र का जवाब नहीं आया, फिर आपने अनुस्मारक लिखा, अनुस्मारक लिखने के लिए 1 महीने के बाद आपको अनुस्मारक लिखना है, अगर कोई शीघ्र कार्रवाई या शीघ्र निपटान का मामला है तो। ठीक है, अब पहले अनुस्मारक का भी जवाब नहीं आया तो उसके बाद दूसरे अनुस्मारक का जवाब के लिए 10 दिन के बाद में दूसरा अनुस्मारक भी लिख के दे देना चाहिए। ठीक है, और अनुस्मारक के पूर्व में पत्र क्रमांक या दिनांक देना आवश्यक होता है। तो प्रश्न ये बन सकता है आपके कि इसमें पत्र संख्या देना अनिवार्य होता है, तो अनुस्मारक में क्यों, क्योंकि इसमें दोस्तों पत्र ऐसे लिखा जाता है कि उपयुक्त विषय के संदर्भ में अपने पूर्व पत्र संख्या इतने 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 का संदर्भ ग्रहण कराते हुए, यानी कि जो पहले पत्र भेजा गया है उसके पत्र संख्या ... का संदर्भ ग्रहण कराते हुए आपको यह सूचना देनी है या आपको यह बताना है कि इस मामले को जल्द से जल्द निपटाया जाए। इस प्रकार से पत्र को लिखा जाता है। अब अनुस्मारक या स्मरण पत्र की हमारी कुछ विशेषताएं होती है दोस्तों, क्या कि इसका उद्गम उसी कार्यालय या विभाग या प्राधिकारी द्वारा होता है जहां से मूल पत्र भेजा जाना हो। इसी के साथ साथ इसे सदैव उसी प्राधिकारी या कार्यालय को भेजा जाता है जिसके समक्ष पूर्व में जो पत्र भेजा गया है या पूर्व में कोई मामला प्रकरण लंबित हो। ऐसा नहीं है कि आप अनुस्मारक पत्र, पहले आपने पत्र किसी और विभाग को भेजा, अनुस्मारक पत्र आप किसी दूसरे विभाग को दे रहे हो, ऐसा नहीं है। जिस विभाग को पहले भेजा हुआ है उसी विभाग को आपको अनुस्मारक पत्र दोबारा भी भेजना पड़ेगा। ठीक है, इसी के साथ साथ इसकी विषय वस्तु के मेनली दोस्तों 2 भाग होते हैं।
अनुस्मारक की विषय वस्तु के दो भाग होते हैं। प्रथम भाग में पूर्व में की गई कार्यवाही का संक्षिप्त उल्लेख किया जाता है और दूसरे भाग में उस कार्यवाही विषयक का स्मरण दिलाया जाता है छोटे में शब्दों में। तो पहले में जैसे कहा गया है कि उपयुक्त पत्र संख्या इतने इतने का संदर्भ ग्रहण करते हुए मेरे द्वारा ये सूची भेजी गई थी, इसमें ये था, ऐसा वैसा था। फिर दूसरे में कि आपको पुनः स्मरण दिलाना है या उक्त संबंध में पुनः निवेश करना है, पुनः निर्देश करना है, पुनः रिक्वेस्ट करनी है कि इस मामले को जल्द से निपटाया जाए। तो कितने विषय होते हैं? दो विषय वस्तु या दो भाग इसके होते हैं। इसी के साथ साथ अनुस्मारक का कभी भी गजट में प्रकाशन नहीं किया जाता है। इसका आकार छोटा होता है और इसे स्मरण पत्र भी कहा जाता है। और किसी भी लंबित कार्रवाई के शीघ्र निपटान के लिए या शासकीय प्रक्रिया में शिथिलता को लाने के लिए अनुस्मारक पत्र या स्मरण पत्र का प्रयोग किया जाता है ताकि काम जो हो जल्दी से जल्दी हो जाए। ठीक है, समझ में आ गया? अनुस्मारक पत्र, स्मरण पत्र क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है? याद रिमाइंडर है यार, वो रिमाइंडर यानी कि याद दिलाने के लिए भेजा जाता है, तो रिमाइंडर। अनुस्मारक से कोई प्रश्न आएगा, कभी गलत मत करना, भूल गए गलत मत करना। अब अनुस्मारक में क्या क्या होता है देखिए दोस्तों। अनुस्मारक या स्मरण पत्र क्या है? सरकारी पत्र का ही तो प्रकार है। सरकारी पत्र जैसा था वैसा ही तो ये भी है। अब इसका जो फॉर्मेट है डिट्टो दोस्तों सरकारी पत्र वाला है। जो मैंने आपको सरकारी पत्र के फॉर्मेट बताया था ना कि सबसे पहले क्या आता है, दाएं साइड शीर्ष में क्या आता है, पत्रांक संख्या आती है। ठीक है, पत्रांक संख्या की जगह पे अनुस्मारक में क्या आता है, अनुस्मारक संख्या आती है। प्रेषक का नाम शीर्ष में बाईं ओर आता है। उसके बाद में प्रेषिती का नाम आता है। उसके बाद में अनुभाग का नाम आ जाता है। यहाँ साइड में दाएं साइड में स्थान और दिनांक आ जाती है। फिर विषय लिखा जाता है। उसके बाद में महोदय महोदया का प्रयोग करके फिर आपका पत्र संख्या की शुरुआत हो जाती है कि उपयुक्त पत्र के संदर्भ ग्रहण करते हुए दो खंडों में इसे लिखा जाता है, प्रथम भाग और दूसरा भाग में। ठीक है, उसके बाद में अधोलेख में बहुधी या बहुधिया का प्रयोग किया जाता है। संलग्न और प्रतिलिपि पत्र में बाईं ओर अंत में लिखे जाते हैं। ठीक है, अधोलेख पत्र में दाईं ओर अंत में लिखा जाता है। ये पूरा फॉर्मेट अनुस्मारक का है। जो सरकारी पत्र का फॉर्मेट मैंने आपको बताया था वही सेम फॉर्मेट दोस्तों हमारा क्या है, अनुस्मारक या फिर रिमाइंडर का भी है। इसीलिए मैं आपको यहाँ पे बता नहीं रहा हूँ। और ज्यादातर आपको प्रश्न अनुस्मारक या इधर से दोस्तों खाली डेफिनेशन पूछी जाएगी, बस हो गया। ठीक है, आपको नॉर्मली इतना याद रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि नए पदों की स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति, विभागीय या विभागेतर आदेशों, निर्देशों आदि की सूचना देने के लिए जो आदेश निर्गत किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो देखिए, कोई भी नया पद स्वीकृत हो रहा है या नए पदों की वित्तीय स्वीकृति लेनी है या फिर विभागीय या विभागेतर आदेशों या निर्देशों की सूचना किसी भी अन्य व्यक्ति को देनी है, विभाग को देनी है, इसके लिए जो आदेश निर्गत किया जाता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? कार्यालय आदेश, सरकारी आदेश, कार्यालय ज्ञापन या फिर अधिसूचना। तो इसे कहते हैं क्या? सरकारी आदेश। यानी कि किस नए पदों की स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति, विभागीय या विभागेतर आदेशों, निर्देशों आदि की सूचना देने के लिए जो आदेश निर्गत किए जाते हैं उसे कहते हैं दोस्तों क्या? सरकारी आदेश। अब देखिए दोस्तों, सरकारी आदेश और कार्यालय आदेश में थोड़ा बहुत अंतर है। ठीक है, सरकारी आदेश में क्या होता है, नए पदों की स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति, विभागीय या विभागेतर आदेशों, निर्देशों आदि की सूचना देने के लिए यह पत्र निर्गत किए जाते हैं। बहुत सारी किताबों में कार्यालय आदेश और सरकारी आदेश को दोस्तों एक ही भी बताया जाता है। ठीक है, एक ही भी बताया जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत अंतर भी। अगर आपको कार्यालय आदेश और सरकारी आदेश में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्योंकि फॉर्मेट जो है ना कार्यालय आदेश और सरकारी आदेश का, वो बिल्कुल सेम फॉर्मेट रहता है और सेम फॉर्मेट में ही हमारा कार्यालय आदेश या सरकारी आदेश लिखे जाते हैं, लेकिन परिभाषा में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है। अब लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको यहाँ पे सरकारी आदेश ना देके कार्यालय आदेश ऑप्शन में देगा, तो आप कार्यालय आदेश को भी सही कर सकते हैं। तो कार्यालय आदेश में क्या होता है, नए पदों की स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति, विभागीय या विभागेतर आदेश, निर्देश आदि की सूचना देने के लिए जो भी आदेश निर्गत किया जाता है उसे हम कहते हैं दोस्तों सरकारी आदेश कहते हैं। ठीक हो गया, परिभाषा याद रखनी है, बस हो गया। अगला प्रश्न है कि सरकारी आदेश में अधोलेख के अंतर्गत निम्न में से किसका प्रयोग होता है? बहुधी, आपका, बहुनिष्ठ या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, सरकारी आदेश क्या है? आदेश है। क्या है? आदेश है। तो यहां पर दोस्तों ना तो महोदय महोदया ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है और ना ही अधोलेख में किसी भी महोदय महोदया इसका प्रयोग होता है। तो यहाँ पे अधोलेख में किसका प्रयोग होता है? उपयुक्त में से कोई नहीं, किसी का प्रयोग नहीं होता है दोस्तों। सीधे क्या होता है, कार्यालय आदेश लिखा जाता है कि इतने में आदेश किया जाता है कि इतना 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 ये है, पूरा पत्र लिख के यहाँ पे दाईं और अंत में हस्ताक्षर कर दिए जाते हैं, बस हो गया। ठीक है, तो सरकारी आदेश में अधोलेख के अंतर्गत किसका प्रयोग होता है? किसी का भी नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, कुछ भी नहीं लिखा जाता है दोस्तों अधोलेख में। ठीक है, और संबोधन के लिए किसका प्रयोग होता है? संबोधन में भी दोस्तों किसी चीज का प्रयोग नहीं होता, संबोधन भी नहीं लिखा जाता है। अब देखिए, कार्यालय आदेश के लिए मैं आपको थोड़ा बहुत, या सरकारी आदेश के लिए, क्योंकि इन दोनों का फॉर्मेट एक ही है, मैंने आपको बता दिया है। अभी मैं आपको आगे इसका फॉर्मेट अच्छी तरीके से बता देता हूँ। ठीक है, पहले हम अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए ये था हमारा सरकारी आदेश के बारे में। ठीक है, अब मैंने आपको बताया बहुत सारी किताबों में दोनों चीजें एक ही हैं, तो आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, किसी कार्यालय विशेष में कर्मचारियों की नियुक्ति, पदोन्नति, स्थायीकरण
स्थानांतरण, अवकाश स्वीकृति, अनुशासिक कार्यवाही, कार्य विभाजन आदि के लिए निर्गत किए जाने वाले आदेश को, किसके लिए दोस्तों, किसी भी कर्मचारी की नियुक्ति के लिए, उसकी पदोन्नति के लिए, प्रमोशन के लिए, स्थायीकरण के लिए यानी कि परमानेंट करने के लिए, स्थानांतरण के लिए यानी कि ट्रांसफर करने के लिए, अवकाश स्वीकृति यानी कि दोस्तों छुट्टी देने के लिए, अनुशासिक कार्यवाही यानी कि अनुशासन से संबंधित कार्यवाही करने के लिए, कार्य का विभाजन करने के लिए जो भी आदेश निर्गत किए जाते हैं, इन्हीं आदेशों को दोस्तों क्या कहते हैं, इन्हीं आदेशों को कहते हैं क्या, कार्यालय आदेश। क्या कहते हैं इन आदेशों को, कार्यालय आदेश कहते है। बस कार्यालय आदेश और सरकारी आदेश में दोस्तों यही अंतर है। सरकारी आदेश में नए पदों की स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति, विभागीय या विभागोत्तर आदेशों या निर्देशों की सूचना देने के लिए आदेश जारी किए जाते हैं, सरकारी आदेश होते हैं। और कार्यालय आदेश में कार्यालय या किसी कार्यालय विशेष में कर्मचारियों की नियुक्ति, पदोन्नति, स्थायीकरण, ट्रांसफर, प्रमोशन वगैरह वगैरह जो भी चीजें होती हैं दोस्तों, वह सभी चीजें हमारी कार्यालय आदेश के अंतर्गत आती हैं। और नॉर्मली आप ये कह सकते हैं कि जब कोई अधिकारी अपने कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों एवं अधीनस्थ कर्मचारियों को आदेश, निर्देश एवं सूचनाएं प्रेषित करता है तो उसी को दोस्तों क्या कहते हैं, कार्यालय आदेश कहते हैं। इसी के अंतर्गत विभागीय पदोन्नति, नियुक्ति, अर्जित अवकाश की स्वीकृति एवं अंतर विभागीय स्थानांतरण की कार्रवाई आदि संपादित की जाती है। इस प्रकार के पत्र में किसी भाषा के संबोधन या सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो संबोधन का प्रयोग भी दोस्तों यहाँ पे नहीं होगा और अधोलेख का प्रयोग भी यहाँ पर नहीं होगा। महोदय, महोदया, भौदी, बहुदिया किसी चीज का प्रयोग इसमें दोस्तों कार्यालय आदेश में नहीं होता है, याद रखना है आपको, ठीक है। कार्यालय आदेश में किसी भी चीज का प्रयोग नहीं होता है, ना ही सरकारी आदेश में होता है। ये इंपोर्टेंट फैक्ट है इसके बारे में। अब कार्यालय आदेश का मैं आपको फॉर्मेट बता देता हूं। वैसे मैंने यहाँ पे फोटो नहीं लिया है क्योंकि प्रश्न नहीं बनता है, लेकिन फिर भी फॉर्मेट में आपको बता देता हूं, ठीक है। देखिए कार्यालय आदेश में सबसे पहले टॉप में दोस्तों मध्य में आपको क्या लिखना पड़ता है, विभाग का नाम लिखना पड़ता है, विभाग, उसके बाद विभाग का अनुभाग, फिर संख्या, दिनांक और स्थान, और यहाँ पे कार्यालय आदेश संख्या। अब प्रश्न अगर ये बनता है कि कार्यालय आदेश में विभाग, अनुभाग, दिनांक, कार्यालय आदेश कहाँ पे लिखा जाता है, तो शीर्ष में मध्य में, शीर्ष के मध्य में कार्यालय आदेश में विभाग, अनुभाग, संख्या, दिनांक, स्थान, कार्यालय आदेश लिखा जाता है। तो शीर्ष में आपने ये लिख दिया कि विभाग, जैसे हमने कहा विभाग क्या है हमारा, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग उत्तराखंड। नीचे अनुभाग में आएगा विविध अनुभाग, संख्या आ जाएगी, उसके बाद में फिर दिनांक आ जाएगा, स्थान आ जाएगा दिनांक के आगे, उसके बाद में कार्यालय आदेश आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में नीचे से सेंटर में लिखा जाता है कार्यालय आदेश। फिर कार्यालय आदेश में दोस्तों शुरू किया जाता है कि श्रीमान किसी का नाम लिख के, जैसे कि कोई सपोज दैट श्री विमल कांडपाल समीक्षा अधिकारी विविध अनुभाग द्वारा 20 अक्टूबर 2021 से प्रारंभ हो रहे सम्मिलित राज्य अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2018 के साक्षात्कार के संदर्भ में साक्षात परिषद 2 के साथ अग्रिम आदेश तक संबंध किया जाता है। उक्त का तत्काल प्रभाव से अनुपालन संबंधित करें, ऐसे करके पत्र लिख दिया जाएगा। और लास्ट में यहाँ पे क्या हो जाते हैं, हस्ताक्षर हो जाते हैं। ना महोदय लिखा जाता है, ना महोदया लिखा जाता है, ना बहुदी लिखा जाता है, ना बहुदिया लिखा जाता है। संबोधन भी नहीं होता है, अधोलेख में आपका वो भी नहीं होता है कि आप अपना संदर्भ दें, ठीक है। सीधे सीधे हस्ताक्षर यहाँ पे लिख दिए जाते हैं। उसके बाद में अपने नाम लिखा जाएगा और अनुभाग अधिकारी का साइन और यहाँ पे प्रतिलिपि और वो लिखा जाता है। इस टाइप से आपका कार्य आदेश तैयार हो जाता है। तो समझ गए होंगे आप दोस्तों। और लास्ट में इसकी समाप्ति होती है, तत्काल प्रभाव से उक्त का अनुपालन संबंधित करें। तो ये हमारा जो मूल पत्र होता है उसी में ये चीजें लिखी जाती हैं। और यहाँ से दोस्तों वैसे प्रश्न नहीं बनते हैं, इसीलिए मैंने आपको इसका फॉर्मेट नहीं बताया है। बस आपको याद रखना है, जहां पे भी दोस्तों नए पद स्वीकृत होंगे, जहां पर भी नए पद स्वीकृत होंगे, वित्तीय स्वीकृति मिलेगी, विभाग या विभागों के लिए आदेश जारी होंगे, निर्देश जारी होंगे, तो वो होगा सरकारी आदेश, जो कि इसी फॉर्मेट में लिखा जाता है। और जहां पर किसी कार्यालय विशेष में ये चीजें होंगी, पदोन्नति, स्थायीकरण, स्थानांतरण, अवकाश स्वीकृति, तो यहां पे भी दोस्तों हमारा क्या होगा, कार्यालय आदेश ही जारी होता है। आई होप आप लोगों के आप कंफ्यूजन क्लियर हो गए होंगे। आप तो यार देखो, आपको मैं इतनी अच्छी तरह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि प्रश्न अगर आएगा ना तो चुटकियों में आप उसे सॉल्व कर देंगे, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि कार्यालय ज्ञापन जिसका प्रयोग एक विभाग से दूसरे विभाग तथा अपने संबंध एवं अधीनस्थ कार्यालयों के साथ में होता है, मैं अधोलेख के अंतर्गत निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। देखिए प्रश्न क्या है, कार्यालय ज्ञापन, कार्यालय ज्ञापन की बात यहां पे की गई है। अभी तक मैंने आपको क्या बताया था दोस्तों, कार्यालय आदेश बताया था। अब कार्यालय ज्ञापन होता क्या है, सबसे पहले बात यह आती है, कार्यालय ज्ञापन को बोलते हैं दोस्तों क्या, मेमोरेंडम। मेमोरेंडम क्या बोलते हैं, मेमोरेंडम, ठीक है। कार्यालय ज्ञापन क्या होता है, जब एक विभाग से दूसरे विभाग तथा एक विभाग के द्वारा अपने संबंध एवं अधीनस्थ कार्यालयों के साथ में जो पत्र व्यवहार किया जाता है उसी को बोलते हैं दोस्तों हम क्या, कार्यालय ज्ञापन, ठीक है। या फिर आप नॉर्मली दोस्तों ये बोल सकते हैं कि कार्यालय ज्ञापन का प्रयोग विभिन्न मंत्रालयों के मध्य या विभिन्न विभागों के मध्य सूचनाओं के आदान प्रदान हेतु किया जाता है और
कार्यालय ज्ञापन जो होता है दोस्तों वह अंतर विभागीय पत्र व्यवहार होता है। किसी एक ही विभाग के अंतर्गत या एक ही कार्यालय के अंतर्गत या एक ही डिपार्टमेंट के अंतर्गत जो पत्र व्यवहार होता है वह हमारा क्या होता है, कार्यालय ज्ञापन या फिर मेमोरेंडम कहलाता है। याद रखिएगा दोस्तों, जब एक विभाग से दूसरे विभाग तथा अपने संबंध एवं अधीनस्थ कार्यालयों के साथ में पत्र व्यवहार किया जाता है, या फिर एक विभाग से दूसरे विभाग ना कहकर सेम विभाग, मतलब एक ही स्तर के विभाग होते हैं, अंतर कार्यालयी विभाग या अंतर विभागीय विभाग आप इसे कह सकते हैं, कि जब एक ही विभाग या एक ही मंत्रालय या जो समान स्तर के मंत्रालय या समान स्तर के विभाग होते हैं या उसके अधीनस्थ विभाग होते हैं या अधीनस्थ कार्यालय होते हैं, उनके मध्य में सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है, तो यह हमारा कार्यालय ज्ञापन या फिर ऑफिस मेमोरेंडम के अंतर्गत आता है। ठीक हो गया। कार्यालय ज्ञापन में भी दोस्तों ना तो इसका संबोधन होता है और ना ही इसका औपचारिक समापन होता है। इसमें भी आप संबोधन में कुछ भी यूज नहीं करेंगे, महोदय महोदया कुछ भी नहीं, और ना ही इसके समापन में आप कुछ भी दोस्तों प्रयोग करेंगे, बहुधी बहुदिया कुछ भी प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है। और कार्यालय ज्ञाप का फॉर्मेट भी दोस्तों सेम उसी प्रकार का फॉर्मेट होता है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले कार्यालय आदेश का फॉर्मेट बताया था। सबसे पहले सेंटर में यहाँ पे आप विभाग का नाम लिखते हैं, यहाँ पे विभाग का नाम आएगा, अनुभाग आएगा, संख्या आएगा, दिनांक स्थान आ जाएगा, यहाँ पे हमारा कार्यालय ज्ञाप आ जाता है। उसके बाद में लिख जाता है कि अहो हस्ताक्षरी द्वारा आपके पूर्व पत्र व्यवहार दिनांक इतने इतने के संबंध में सूचित तथ्य ये है वगैरह वगैरह करके 2 स्टेप में इसे मेनली लिखा जाता है। तो इसके अधोलेख के अंतर्गत किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसमें से किसी का प्रयोग नहीं किया जाता है। बहुधी बहुधी स्टाफ का बहुधी किसी का भी प्रयोग नहीं किया जाता है। समझ में दोस्तों आप लोगों को आ गया होगा। अगर आप परिभाषा लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा कि कार्यालय ज्ञापन का प्रयोग विभिन्न विभागों, मंत्रालयों, कार्यालयों या अंतर कार्यालयों, अंतर विभागीय, अंतर वैयक्तिक या एक विभाग से दूसरे विभाग या अपने संबंध या अधीनस्थ कार्यालयों में सूचनाओं का आदान प्रदान करने हेतु किया जाता है, और यह अंतर विभागीय पत्र व्यवहार होता है। प्रार्थना पत्र और आवेदनों का उत्तर देने में भी कार्यालय ज्ञाप का या मेमोरेंडम का प्रयोग किया जाता है। तो प्रार्थना पत्र या आवेदनों का उत्तर देने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। शासन के विभिन्न विभाग एक दूसरे के समकक्ष होने के कारण एक दूसरे को शासनादेश नहीं भेज सकते हैं, इसलिए जब शासन का एक विभाग दूसरे को संबोधित करता है तो पत्र का प्रारंभ दोस्तों होता है हमारा अहो हस्ताक्षरकर्ता को यह कहने का निर्देश हुआ है, यहीं से हमारे कार्यालय ज्ञापन पत्र की शुरुआत होती है। इसमें ना तो संबोधन होता है ना ही इसका दोस्तों औपचारिक समापन होता है। अब जो ये कार्यालय ज्ञाप है दोस्तों, इसमें कुछ 1-2 पॉइंट आपको और नोट करने हैं। परिभाषा आप लिख लीजिएगा कि पत्र आलेखन का वह प्रारूप जिसके माध्यम से कार्यालयी स्तर पर अंतर कार्यालयी या एक ही कार्यालय के अंतर विभागीय या एक ही विभाग के अंतर्गत या अंतर वैयक्तिक जो डिपार्टमेंट के लोग हैं में सूचनाओं का प्रेषण या आदान प्रदान किया जाता है, तो इसको हम कहते हैं कि कार्यालयी ज्ञाप। कार्यालय ज्ञाप पत्र सदैव कार्यालय के नियत प्राधिकारी के स्तर पर ही जारी किया जाता है। इस पत्र की विषय वस्तु प्रायः शासकीय कार्य व्यवहार से जुड़ी होती है। अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं कि कार्यालय ज्ञाप कार्यालय अधिकारी की तरफ से कोई कनिष्ठ अधिकारी जारी करता है। इस अवस्था में कृत्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसके कृत्य शब्द का प्रयोग इसमें किया जाता है। कार्यालय ज्ञाप पत्र पाने वाले के लिए स्वेच्छापरक है, अर्थात उसका माना जाना आज्ञापरक नहीं है। उसकी इच्छा है कि कोई भी मेमोरेंडम उसे प्राप्त हो रहा है वह उसे माने या ना माने। कार्यालय ज्ञाप अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। कौन सी शैली में दोस्तों? अन्य पुरुष शैली में हमारा कार्यालय ज्ञाप लिखा जाता है। और कार्यालय आदेश भी किसमें लिखा जाता है? कार्यालय आदेश भी दोस्तों आपका क्या अन्य पुरुष शैली में ही लिखा जाता है। शायद मैंने आपको बता भी दिया होगा। ठीक है, और कार्यालय आदेश और कार्यालय ज्ञाप दोनों में ही विषय डालना आवश्यक नहीं होता है। विषय आवश्यक नहीं होता है, लेकिन अगर आप डालना चाहो तो डाल सकते हो, वैसे नहीं डाला जाता है। ठीक है, विषय डालना आवश्यक नहीं होता है। संबोधन भी नहीं होता है, विषय भी नहीं होता है और अभिवादन भी नहीं होता है। अधोलेख में किसी भी चीज का प्रयोग नहीं होता है। तो यही हमारा क्या कार्यालय ज्ञापन यानी कि मेमोरेंडम। मेमोरेंडम यानी कि समान विभाग, समान मंत्रालय या एक विभाग से दूसरे विभाग, अंतर कार्यालयी, अंतर विभागीय के अंतर्गत जो सूचनाओं का आदान प्रदान होता है वही हमारा मेमोरेंडम कहलाता है। ठीक हो गया। अधिकारी को एक ही सूचना एक से अधिक अधीनस्थ अधिकारियों या कार्यालयों को एक साथ भेजनी होती है तो प्रेषक अधिकारी जिस पत्र का प्रयोग करता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो प्रेषक अधिकारी के द्वारा प्रयोग किया गया पत्र हमारा क्या होता है? परिपत्र होता है। और इसी परिपत्र को दोस्तों हम क्या कहते हैं? सर्कुलर लेटर भी कहते हैं। सर्कुलर लेटर, परिपत्र या फिर दोस्तों इसे गस्ती पत्र भी कहा जाता है। क्या?
गस्ती पत्र भी इसी को कहा जाता है। परिपत्र यानी कि दोस्तों अनेक मनुष्यों को या अनेक लोगों को या अनेक विभागों को भेजा गया पत्र हमारा परिपत्र कहलाता है। तो यही इसकी परिभाषा है दोस्तों। परिपत्र क्या होता है कि जब किसी वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा एक ही सूचना एक से अधिक अधीनस्थ अधिकारियों या कार्यालयों में एक साथ भेजनी होती है तो प्रेषक अधिकारी किस पत्र का प्रयोग करता है? परिपत्र, सर्कुलर लेटर या फिर गस्ती लेटर का प्रयोग करता है। और दोस्तों इनका कोई भी निजी प्रारूप नहीं होता है, यह हमारे क्या होते हैं? सरकारी पत्र या फिर शासकीय पत्र के अंतर्गत आते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों जो प्रारूप हमारा सरकारी पत्र का या शासकीय पत्र का होता है वही प्रारूप हमारा क्या होता है? परिपत्र का भी होता है। तो परिभाषा यह है कि पत्र लेखन या पत्र आलेखन या कार्यालयों का ऐसा रूप जिसके द्वारा समान प्रकार की सूचनाओं, आदेशों या निर्देशों को एक साथ अनेक विभागों, अधिकारियों या व्यक्तियों को प्रतिलिपि के माध्यम से भेजा जाता है वह हमारा परिपत्र कहलाता है। और परिपत्र का दोस्तों महत्व यह है कि इससे क्या होता है? कार्यालय के कार्य व्यवहार में एकरूपता बनी रहती है, समय और श्रम की बचत होती है, विभागों को अलग अलग ना भेज के एक साथ हम भेज सकते हैं। इसी के साथ साथ जो हमारा कार्य होता है या कार्य निष्पादन होता है वह तीव्रगामी और गुणात्मक तरीके से होता है। यह हमारे परिपत्र की विशेषताएं भी होती हैं। या नॉर्मली आप ये कह सकते हैं दोस्तों कि परिपत्र का प्रसार क्षेत्र बहुत व्यापक होता है। यह एक पत्र के रूप में भी हो सकता है, कार्यालय ज्ञाप के रूप में भी हो सकता है, पृष्ठांकन के रूप में भी हो सकता है, या फिर जैसे भी प्रसंग या अवसर की मांग हो किसी भी रूप में आप इसे लिख सकते हो। और जब एक ही सूचना, निर्देश या अनुदेश एक साथ अनेक मंत्रालयों, कार्यालयों, विभागों, अधिकारियों, कर्मचारियों को भेजा जाता है तो उसी को हम दोस्तों परिपत्र कहते हैं। अब परिपत्र लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी दोस्तों हमें? इसके मुख्यतः 3 रीजन होते हैं। पहला तो क्या कि किसी भी बिंदु पर या किसी भी विषय पर अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं या विभाग हैं उनसे सूचना मांगनी होती है, या फिर उनको किसी भी आदेश को अधिकारियों या कार्यालयों तक पहुंचाना होता है, या जब अधिकारियों तक कोई सूचना या आदेश शीघ्र भेजना होता है तब परिपत्र को जारी किया जाता है। भारत सरकार द्वारा भी दोस्तों राज्य सरकारों को संबोधित करने के लिए परिपत्र जारी करना पड़ता है, ठीक है, और ताकि सभी राज्यों को अलग अलग पत्र ना भेज के एक साथ ही एक परिपत्र जारी कर दिया जाए, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको दोस्तों डायरेक्टली याद रखने हैं परिपत्र के संबंध में। अब देखिए दोस्तों, एक तो होता है परिपत्र जो कि मैंने आपको बता दिया। अब इसकी एक दो विशेषताएं हैं। एक तो विशेषता इसकी क्या है दोस्तों? सेम टू सेम सरकारी पत्र। जैसे हम सरकारी पत्र लिख रहे थे वही टाइप से आपको परिपत्र भी लिखना है। परिपत्र दोस्तों सरकारी पत्र का ही एक प्रकार है। अगर आपसे पूछा जाता है कि परिपत्र में प्रेषक का नाम कहाँ पे लिखा जाता है? शीर्ष में बाईं ओर प्रेषक का नाम लिखा जाता है। संख्या कहाँ पे लिखी जाती है? शीर्ष में दाईं ओर लिखी जाती है। प्रेषित का नाम कहाँ पे लिखा जाता है? शीर्ष में बाईं ओर प्रेषक के नाम के नीचे लिखा जाता है। जिस प्रकार से प्रेषित का नाम हम लिख रहे हैं या जिस प्रकार से हम यहाँ पे संबोधन देते हैं, जिस प्रकार से सरकारी पत्र में महोदय, महोदया करके दिया जाता था, यहाँ पे भी संबोधन उसी प्रकार से दिया जाता है। जिस प्रकार से हम वहाँ पे अधोलेख में बहुधी, बहुदिया का प्रयोग करते थे, यहाँ पे भी दोस्तों वही प्रयोग किया जाता है। जिस प्रकार से हम वहाँ पे संलग्नक और प्रतिलिपि का प्रयोग करते थे, सेम टू सेम जैसा हमने सरकारी पत्र का फॉर्मेट पढ़ा हुआ है वही सेम फॉर्मेट दोस्तों हमारा किसका? परिपत्र का भी है। तो अगर आपसे किसी भी प्रश्न को घुमा के परिपत्र के संबंध में पूछ दिया जाता है तो वो आपको कर लेना है। कौन सी शैली में लिखा जाता है दोस्तों परिपत्र? अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। कौन सी शैली में? सरकारी पत्र भी अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता था, और दोस्तों हमारा परिपत्र भी क्या है? अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। ये पॉइंट भी आपको डायरेक्टली नोट डाउन करते हुए चलना है। इसी के साथ साथ इसमें यह जो पत्र होता है सदैव पद या अधिकारी के स्तर पर लिखा जाता है, और इसके जो प्राप्तकर्ता होते हैं यानी कि जो इसमें प्रेषित होंगे वह क्या होते हैं? अनेक लोग इसके प्रेषित होते हैं, ठीक है। तो इसी कारण इसमें सेवा में समस्त पद या विभागों के नाम इस प्रकार से इसे लिखा जाता है कि किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा इसे जारी किया जा रहा है तो ऊपर परिपत्र संख्या लिख के नीचे जैसे सेवा में निदेशक, जैसे सपोज दैट उत्तराखंड गवर्नमेंट ने अभी आज कल ही हमारा एक अनाउंसमेंट हुआ है कि जो भी फॉर्म्स निकलेंगे आगामी समय में उनकी फीस माफ कर दी जाएगी, ठीक है। तो अभी जैसे उत्तराखंड सरकार के द्वारा यह परिपत्र जारी करना है तो किसको? लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और प्राविधिक शिक्षा परिषद या जो अलग बोर्ड है। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा? ऊपर प्रेषक का नाम लिखा जाएगा, प्रेषक जैसे सचिव उत्तराखंड शासन देहरादून, नीचे सेवा में लिखा जाएगा फिर सचिव या फिर अध्यक्ष उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद, या सचिव अध्यक्ष लोक सेवा आयोग, या निदेशक उच्च शिक्षा हल्द्वानी। इस टाइप से वहाँ पे पत्र लिख के सेवा में लिखा जाता है, यानी कि विभागों के नाम लिखे जाते हैं। प्रेषिति में किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम यहाँ पे नहीं लिखा जाता है, ठीक है। परिपत्र पत्राचार का रूप नहीं होता है दोस्तों, इसका उद्देश्य केवल सूचनाएं देना होता है। तो प्रश्न आपसे बन सकता है कि किस पत्र का उद्देश्य सिर्फ सूचनाएं देना होता है? तो वो होता है परिपत्र का, ठीक है। इसमें उत्तर की आशा भी अनिवार्य नहीं होती है, बस परिपत्र जारी कर दिया जाता है, यानी कि उनको आपको जो परिपत्र जारी किया गया उसका आदेश का पालन आपको करना ही करना है। इस प्रकार से इसे जारी किया जाता है। बाकी डेट, दिनांक, विषय कैसे लिखते हैं, क्या क्या होता है, अनुभाग संख्या कहाँ पे लिखते हैं, सेम टू सेम दोस्तों सरकारी पत्र की तरह ही होता है, और अन्य पुरुष शैली में यह लिखा जाता है। और इसमें जो प्रेषित अधिकारी होते हैं इनको
एक साथ बहुवचन में संबोधित किया जाता है। ठीक है, तो प्रेषित अधिकारियों को बहुवचन में जैसे कि विभागों के अनुसार अनुरूप में इन्हें संबोधित किया जाता है। यह है दोस्तों पूरी परिपत्र की कहानी, जो कि आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो आपको ये सब चीजें करनी है। अब अगली चीज होती है दोस्तों, एक होती है शासनादेश। शासनादेश भी आप लोग कर लीजिएगा। शासनादेश जिसे दोस्तों हम गवर्नमेंट ऑर्डर भी कहते हैं, यानी कि ऐसे पत्र जिसके माध्यम से सरकार द्वारा लिए गए निर्णय को अधीनस्थ विभागों को संप्रेषित किया जाता है या भेजा जाता है, वो हमारा दोस्तों क्या होता है, शासनादेश कहलाता है। शासनादेश पत्रों का उपयोग किसी भी नीतिगत निर्णय, वित्तीय स्वीकृतियों, कर्मचारियों के वेतन भत्ते, सेवा नियमों के संबंध में सरकारी निर्णय की सूचना या क्रियान्विति के आधार पर जारी किया जाता है। यानी कि सरकार के द्वारा लिया गया निर्णय अधीनस्थ विभागों को भेजना ही हमारा क्या होता है दोस्तों, शासनादेश होता है। जिस प्रकार से परिपत्र में हमने क्या पढ़ा था दोस्तों कि वरिष्ठ अधिकारी एक ही सूचना को एक साथ अनेक कार्यालयों, अनेक अधिकारियों तक जो भेजता जाता है वह परिपत्र होता है। उसी प्रकार से सरकार के द्वारा, जब सरकार के द्वारा लिए गए किसी निर्णय को अधीनस्थ विभागों को प्रेषित किया जाता है, तो उसी को हम क्या, शासनादेश या गवर्नमेंट ऑर्डर भी कहते हैं। एक हिसाब से दोस्तों आप ये कह सकते हैं कि जो परिपत्र है वह भी शासनादेश के प्रकार का ही है। जिस फॉर्मेट में शासनादेश लिखा जाता है उसी फॉर्मेट में दोस्तों हमारा परिपत्र भी लिखा जाता है, और सरकारी पत्र भी हमारा उसी फॉर्मेट में लिखा जाता है। तो शासनादेश का फॉर्मेट आप लोग देख सकते हैं, ये इसमें मेनली प्रेषक का नाम भी शीर्ष में बाईं ओर, प्रेषित का नाम भी शीर्ष में बाईं ओर लिखा जाता है, और नीचे लास्ट में बहुधिया लिख के इसे प्रेषित कर दिया जाता है। जैसे कि सेवा में समस्त विभाग, इस टाइप से इसे प्रेषित किया जाता है। ठीक है, जैसे कोविड-19 की गाइडलाइन आई तो उस प्रकार से इसे प्रेषित कर देंगे। और जो शासनादेश है दोस्तों, यह भी हमारा अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। शासनादेश को भी अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। तो ये अब आप परिभाषा पे निर्भर करेगा दोस्तों आपका प्रश्न कि किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है। तो आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत परिभाषाएं भी याद रखनी पड़ेंगी, वरना आप इनको रिलेट करते हुए भी आसानी से पढ़ सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो परिपत्र भी क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा 17वां कि सरकारी गजट में जन साधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित होने वाले आलेख को क्या कहते हैं। तो सरकारी गजट में जन साधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित होने वाले आलेख को दोस्तों क्या कहते हैं, अधिसूचना कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, इसे अधिसूचना कहा जाता है। और अधिसूचना को दोस्तों हम इंग्लिश में कहते हैं क्या, इसे कम्युनिक्यू भी कहा जाता है। ठीक है, या फिर अधिसूचना को ही कभी कभी दोस्तों विज्ञप्ति भी कहा जाता है। अधिसूचना को ही कभी कभी विज्ञप्ति भी कह दिया जाता है। तो सरकारी गजट में जो जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित होने वाले आलेख होते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों, इन्हें कहा जाता है अधिसूचना। ये परिभाषा है, तो दोस्तों आपको इनकी डायरेक्टली डिट्टो याद होनी चाहिए जैसे आपको लिखाई जा रही है। अब अधिसूचना या फिर हम अधिसूचना को दोस्तों क्या नोटिफिकेशन भी कह सकते हैं। क्या नोटिफिकेशन भी या विज्ञप्ति भी इसे हम कह सकते हैं। सरकार के द्वारा राजपत्र या गजट में प्रकाशित होने वाली सूचना को ही क्या कहा जाता है, अधिसूचना, नोटिफाई या कहा जाता है। या फिर आप कह सकते हैं, वही डेफिनेशन यहाँ पे लिखी गई है। आप या तो आप ये भी कह सकते हैं दोस्तों कि सरकार की किसी योजना, निर्णय, आदेश, सूचना, शासकीय घोषणा, निर्देश आदि के संबंध में सार्वजनिक रूप से प्रकाशित सूचना ही हमारी क्या होती है, विज्ञप्ति या फिर अधिसूचना कहलाती है। सार्वजनिक रूप से दोस्तों कोई भी सूचना को प्रकाशित किया जाए तो वही हमारी क्या होगी, विज्ञप्ति या अधिसूचना होगी। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग डेली दोस्तों विज्ञप्ति जारी कर देता है, विज्ञप्ति ऑब्लिक संशोधित पत्र। तो ये क्या होता है, सरकार की किसी योजना, किसी भी निर्णय, आदेश, सूचना, शासकीय घोषणा, निर्देश आदि के संबंध में सार्वजनिक रूप से प्रकाशित सूचना ही दोस्तों हमारी विज्ञप्ति या अधिसूचना कहलाती है। आप लोग देखते होंगे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने अभी सीटों की संख्या बढ़ाई, सीटों की संख्या घटाई दोस्तों, तो वो वहां पे क्या कर देता है, विज्ञप्ति जारी कर देता है। विज्ञप्ति ऑब्लिक शुद्धि पत्र लिख के वहां पे अपलोड कर दिया जाता है। तो वही दोस्तों क्या हमारी विज्ञप्ति का फॉर्मेट है। तो आप समझ गए होंगे विज्ञप्ति को ही हमारा कभी कभी अधिसूचना भी कहा जाता है। बाकी एक दोस्तों विज्ञप्ति और होती है जो आपकी नोटिफिकेशन निकलता है, उसे भी हम विज्ञप्ति कहते हैं। विज्ञप्ति के जो फॉर्मेट है ये आपको आयोग की वेबसाइट पे दोस्तों डेली देखने को मिल जाएंगे। तो आप वही कह सकते हैं कि किसी भी विभाग के द्वारा या सरकार की किसी भी योजना द्वारा या विभाग के द्वारा कोई भी निर्णय लिया गया, कोई भी आदेश है, कोई भी सूचना है जिसका संबंध सार्वजनिक रूप से हो, यानी कि जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने सीटें कम की दोस्तों या सीटें बढ़ाई, तो इसका उद्देश्य क्या है, सार्वजनिक रूप से जितने भी बेरोजगार है सभी से इसका संबंध है दोस्तों। तो इसी कारण यह विज्ञप्ति या अधिसूचना जारी की जाती है। और आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हमारी नोटिफिकेशन निकलते हैं तो अखबार में भी दोस्तों नोटिफिकेशन आता है। लोक सेवा आयोग तो क्या करता है, पहले अखबार में नोटिफिकेशन छपवाता है, उसके बाद में नोटिफिकेशन का जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वह साइट में अपलोड करता है। तो वो भी क्या दोस्तों हमारा एक विज्ञप्ति का ही प्रारूप है। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि विज्ञप्ति के द्वारा या फिर सरकार के द्वारा किसी भी घोषणा, निर्णय, आदेश, सूचना आदि को सार्वजनिक रूप से सर्वसाधारण लोगों को पहुंचाने के लिए, सभी लोगों को पहुंचाने के लिए दैनिक समाचार पत्र, वेबसाइट, सोशल मीडिया, पोस्टर, प्रेस विज्ञप्ति आदि माध्यमों का भी प्रयोग किया जाता है। तो प्रश्न आपसे बन सकता है कि किस पत्र के माध्यम से दैनिक समाचार पत्र, वेबसाइट, सोशल मीडिया आदि का भी प्रयोग किया जाता है लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो विज्ञप्ति या फिर अधिसूचना पत्र के माध्यम से। विज्ञप्तियों का प्रयोग दोस्तों मेनली किसी भी सरकारी विभाग में रिक्तियों को भरने के लिए, स्थानांतरण के लिए यानी कि ट्रांसफर के लिए, उनके प्रमोशन के लिए, पदान्नति के लिए, उनकी नियुक्तियों के लिए, अपॉइंटमेंट के लिए, साक्षात्कार के लिए, अधिनियम या विधि के परिवर्तन आदि के लिए
हमारा विज्ञप्ति या फिर अधिसूचना का प्रयोग किया जाता है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि उच्च अधिकारियों की नियुक्ति, प्रतिनियुक्ति, स्थानांतरण, अधिनियमों में संशोधन आदि बहुत से क्षेत्र हमारे अधिसूचना या फिर विज्ञप्ति की श्रेणी में आते हैं। और सरकार की ओर से या विभाग की ओर से जो भी सूचना जनसाधारण रूप में जारी की जाती है या सरकारी कार्यालयों, संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों के लिए जारी की जाती है, वही हमारी अधिसूचना या नोटिफिकेशन के माध्यम से भी इसे जाना जाता है। और ये जो अधिसूचना या नोटिफिकेशन या फिर जो हमारा विज्ञप्ति है दोस्तों, यह भी अन्य पुरुष शैली में लिखी जाती है। किस पुरुष शैली में? अन्य पुरुष शैली में यह लिखी जाती है। और अधिसूचना में दोस्तों हमारा क्या होता है, कोई भी संबोधन नहीं होता है। आप देखेंगे कभी भी इसका फॉर्मेट, तो इसमें क्या होगा, कभी भी आपका कोई भी संबोधन नहीं होता है। और साथ ही अंत में बहुधी, आपका आदि शब्दों का प्रयोग भी इसमें नहीं किया जाता है। होने को ये सरकारी पत्र का ही प्रकार है दोस्तों, लेकिन इसमें भी संबोधन नहीं होता है। और इसमें भी अधोलेख में क्या होता है, सेवा में या बहुधी, बहुधिया, आपका इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग इसमें नहीं किया जाता है। अब जो अधिसूचना या विज्ञप्ति जारी होती है, इसकी मैंने आपको दोस्तों डेफिनेशन एग्जैक्टली बता दी है, ठीक है। या आप कह सकते हैं कि विज्ञप्ति या अधिसूचना का प्रयोग किसी भी व्यक्ति विशेष अथवा प्राधिकारी विशेष के लिए नहीं किया जाता। इसका जो प्रकाशन होता है सरकारी गजट में करना अनिवार्य होता है। और मुख्यतः शासकीय पत्राचार में दोस्तों दो प्रकार की विज्ञप्ति या अधिसूचना होती है। तो अधिसूचना या विज्ञप्ति कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक होती है प्रशासनिक प्रकार की विज्ञप्ति और दूसरा होता है दोस्तों क्या, सांविधिक प्रकार की विज्ञप्ति। ये भी आपको डायरेक्टली नोट डाउन कर लेना है, प्रशासनिक प्रकार की विज्ञप्ति और सांविधिक प्रकार की विज्ञप्ति। विज्ञप्तियां शासकीय नीतियों के निर्णयों से संबंधित होती हैं और इन पर कभी कभी राष्ट्रपति और राज्यपाल के भी हस्ताक्षर होते हैं। जो जैसे कि राज्यपाल के द्वारा कोई भी विज्ञप्ति अधिसूचना जारी की जाती है, या विज्ञप्ति जब भी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग वैकेंसी निकालता है या लोक सेवा आयोग वैकेंसी निकालता है, तो सबसे पहले वित्त विभाग से पास होने से पहले वो राष्ट्रपति से पास होती है। तो ये भी उसमें प्रारूप होता है, ठीक है। और इसका जो विज्ञप्ति का उद्गम या अधिसूचना जो जारी होती है वो हमेशा सर्वोच्च प्राधिकारी के द्वारा जारी होती है। इसका संचालन दोस्तों एक आयामी होता है, यानी कि ऊपर से लेकर नीचे तक ही इसका क्या होता है, संचालन होता है। अन्य पुरुष शैली में यह लिखा जाता है। और इसका उद्देश्य क्या होता है, जन दायित्व को पूरा करना है, जन दायित्व को सूचित करना होता है। अब अधिसूचना का फॉर्मेट क्या है दोस्तों, इसमें देखिए जो विभाग का नाम है, अनुभाग का नाम है या संख्या होगी, वह क्या होगा, शीर्ष में लिखी जाती है। क्या शीर्ष में लिखी जाती है, ठीक है। जैसे कि उत्तराखंड शासन कार्मिक अनुभाग 2 संख्या इतनी, देहरादून स्थान इतना, या उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग संख्या इतना, ये वगैरह वगैरह, ठीक है। उसके बाद अधिसूचना लिख के नीचे एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, ऐसे इसकी शुरुआत होती है। तो एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि ऐसा ऐसा है, ये है, अलग अलग पैराग्राफ में फिर इसे लिखा जाता है। और लास्ट में यहाँ पे आज्ञा से लिखने के बाद में हस्ताक्षर और नाम पदनाम लिख दिया जाता है। कभी कभी दोस्तों ये आज्ञा से भी नहीं लिखा जाता है, कभी कभी लिख दिया जाता है, लेकिन अधिकतर इसका अधोलेख में किसी का प्रयोग भी नहीं होता है। सीधे यहाँ पे क्या होता है, हस्ताक्षर होते हैं और उसका पदनाम लिख दिया जाता है। बाकी यहाँ पे बाईं ओर, अंत में बाईं ओर क्या होता है, प्रश्नांकन संख्या, या फिर जिन लोगों को भी प्रतिलिपि भेजी जा रही है या जिन लोगों को भी सूचना दी जा रही है उन लोगों के बारे में लिख दिया जाता है। तो यही हमारा फॉर्मेट क्या होता है, मुख्यतः विज्ञप्ति या फिर अधिसूचना का होता है, ठीक है। और इसके मेनली हमारे दोस्तों 3 फॉर्मेट होते हैं। एक तो होता है विज्ञप्ति अधिसूचना का फॉर्मेट, दूसरा होता है विज्ञप्ति का उदाहरण के संबंध में, ठीक है, तीसरा होता है विज्ञप्ति का एक अलग उदाहरण भी होता है। तो 3 अलग अलग उदाहरण इनके होते हैं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बिल्कुल भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको सिर्फ परिभाषा याद रखनी है और जो भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है वो आपको याद रखना है। इसमें भी दोस्तों प्रेक्षक का नाम और प्रेषित का नाम नहीं लिखा जाता है, ठीक है। प्रेक्षक का जो जारी कर रहा है वो विभाग का नाम यहाँ पे आ जाता है, शीर्ष में आ जाता है, ठीक है। जारी करने वाले विभाग का नाम आ जाता है, यानी कि आप ये कह सकते हैं किसी का भी व्यक्ति विशेष का नाम यहाँ पे नहीं लिखा जाता है, ठीक है। जो भी विभाग है, विभाग का नाम लिखा जाता है क्या, शीर्ष मध्य में, शीर्ष मध्य में विभाग का नाम, उसके नीचे अनुभाग का नाम, फिर संख्या, फिर दिनांक, फिर विज्ञप्ति या फिर अधिसूचना लिख के एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, से पत्र शुरू किया जाता है। अंत में दाई और हस्ताक्षर और पदनाम लिख दिया जाता है और यहाँ पे प्रतिलिपि या प्रश्नांकन भेज दिया जाता है और लास्ट में यहाँ पे भी आज्ञा से लिख दिया जाता है। बाकी फॉर्मेट सरकारी पत्र की ही तरह है। प्रेषित का नाम यहाँ पे कहीं पे भी नहीं लिखा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये जनसाधारण या सर्वसाधारण के लिए इसे जारी किया जाता है, याद रखना है आपको। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि किसी भी विचाराधीन पत्र अथवा प्रकरण को निपटाने के लिए उस पर जो राय, मंतव्य या आदेश या निर्देश दिया जाता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं टिप्पण। और एक बार दोस्तों अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यहां से प्रश्न एग्जाम में पूछ चुका है, तो आपको टिप्पण की परिभाषा यही याद रख लेनी है कि किसी भी विचाराधीन पत्र अथवा प्रकरण को निपटाने के लिए उस पर जो भी राय, मंतव्य या आदेश या निर्देश दिया जाता है वो हमारा क्या कहलाता है, टिप्पण कहलाता है। और टिप्पण को ही दोस्तों हम क्या कहते हैं, नोटिंग भी कहते हैं। या टिप्पण का सामान्य अर्थ होता है दोस्तों हमारा क्या, सहमति या फिर सम्मति। आप नॉर्मली ये कह सकते हैं कि सरकारी कार्यालयों में किसी भी विचाराधीन पत्र या आवेदन आदि के सरल निष्पादन और निस्तारण के लिए
आदि के सरल निष्पादन और निस्तारण के लिए लिपिकों, सहायकों एवं अधिकारियों द्वारा जो अभ्युक्तियां या टिप्पणियां लिखी जाती हैं उन्हें टिप्पण कहा जाता है। आप लोगों ने दोस्तों बहुत बार देखा होगा, जब आप बैंक में जाते हैं तो आपको एक काउंटर पे जाते हैं कोई भी एप्लीकेशन लेके, तो वहां पे एक काउंटर वाला अपने सिग्नेचर करता है, आपको दूसरे काउंटर पे भेज देता है, फिर दूसरे काउंटर वाला भी अपने सिग्नेचर करता है, फिर वो आपको कभी तीसरे काउंटर में भेज देता है, फिर तीसरे काउंटर वाला आपके सिग्नेचर करके फिर वो उसे अपर लेवल के लिए काम के लिए भेजता है। तो यही चीज क्या होती है कि हिसाब से हमारी यही चीज हमारी दोस्तों टिप्पण में होती है कि किसी भी विचाराधीन पत्र या प्रकरण को निपटाने के लिए जो भी अधिकारियों द्वारा उसमें राय, मंतव्य या आदेश दिए जाते हैं वही हमारा क्या कहलाता है, टिप्पण कहलाता है। यानी कि कैसे उनका जो विचाराधीन पत्र या आवेदन पत्र है उनका निष्पादन हो सके, निस्तारण हो सके। तो इसमें जो अलग अलग स्तर पे अधिकारियों के द्वारा जो टिप्पणियां लिखी जाती हैं वही हमारा टिप्पण लिखल होता है। कभी कभी क्या होता है कि विभागों में जैसे सपोज दैट कि हाईकोर्ट के द्वारा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को ये ऑर्डर दिया गया दोस्तों कि या अधीनस्थ, या आप ये कह सकते हैं कि हाईकोर्ट के द्वारा ऊर्जा विभाग या किसी विभाग को यह निर्देश दिया गया कि यहाँ पे जो आपकी विज्ञप्ति हो रही है आप इसकी जांच कीजिए और इस बारे में मतलब बताइए कोर्ट को कि ये इनकी ज्वाइनिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। इस टाइप से कोई मामला है, कोर्ट में फंसा हुआ है, तो वहां पे क्या होगा, सबसे पहले नीचे स्तर का जो अधिकारी होगा, सहायक या अनुभाग अधिकारी, फिर उसके ऊपर अपर सचिव, फिर उसके ऊपर कार्मिक विभाग का अधिकारी, जो अधिकारियों का जो क्रम होता है उसके अकॉर्डिंगली सब लोग अपनी टिप्पणी लिखते जाते हैं कि मुझे इस संबंध में ये लगता है, मुझे इस संबंध में ये लिखता है, मुझे इस संबंध में ये लगता है। तो यही हमारा टिप्पण होता है। टिप्पण का दोस्तों मुख्य उद्देश्य ही होता है मामलों का निपटारा करना, मामलों को नियमानुसार निपटाना, किसी भी मामले का जल्द से जल्द निस्तारण कैसे हो सके, जल्द से जल्द निष्पादन कैसे हो सके, वही हमारा टिप्पण का मुख्य उद्देश्य होता है। वही दोस्तों यहाँ पे भी लिखा गया है कि किसी भी विचाराधीन पत्र या प्रकरण को निपटाने के लिए उस पर जो भी राय, मंतव्य या आदेश, निर्देश दिए जाते हैं वही हमारा टिप्पण कहलाता है, जिसे हम नोटिंग कहते हैं। टिप्पण का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? टिप्पण का मुख्य उद्देश्य है मामलों को नियमानुसार निपटाना। क्या है टिप्पण का मुख्य उद्देश्य? मामलों को नियमानुसार निपटाना है। और कार्यालय में होने वाले लेखन रूप में सुझाव के लिए, संकेत के लिए, निर्देश के लिए लिखे गए तथ्यों आदि सूचनाओं को हमारा क्या कहा जाता है दोस्तों? टिप्पण कहा जाता है। और टिप्पण नोटिंग भी इसे कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। और किसी पत्र के प्रारूप से लेकर उसके निस्तारण तक विभिन्न अधिकारियों द्वारा जो भी चीजें वो लिखी जाती हैं वही हमारे टिप्पण लेखन के अंतर्गत आती हैं। टिप्पण मेनली वह अभिव्यक्तियां होती हैं जो किसी भी विचाराधीन कागज के संबंध में या किसी भी विचाराधीन पत्र के संबंध में लिखी जाती है ताकि उसका निस्तारण आसानी से हो सके, और पत्र के सार को बताते हुए उसके निर्णय के लिए अपना सुझाव देना भी दोस्तों हमारा क्या कहलाता है? टिप्पणी कहलाता है। तो टिप्पण का अभिप्राय क्या है? मामलों को नियमानुसार निपटाना, ठीक है। अब आप ये भी कह सकते हैं दोस्तों कि कार्यालय में विभिन्न कार्यों से संबंधित अनेक पत्र आते हैं जिन पर संबंधित अधिकारी विचार विनिमय करते हैं और उचित या आवश्यक टिप्पणी करते रहते हैं। अधिकारियों द्वारा टिप्पणी लिखने की प्रक्रिया टिप्पण कहलाती है, और टिप्पणी सहायक एवं अधिकारी दोनों स्तर वाला लिखी जा सकती है। सहायक स्तर की टिप्पणी सुझावपूर्वक, सूचनापूर्वक तथा व्याख्यात्मक होती है, जबकि अधिकारी स्तर की टिप्पणी क्या होती है? आदेशात्मक होती है। आपने कोई भी पत्र लिख के दोस्तों किसी को भी दिया, आप अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में जाते हैं, जब भी आप अपना वहां पे कोई पत्र एप्लीकेशन सुझाव देते हैं दोस्तों, तो उसकी एक कॉपी अपने पास में रखते हैं, अपनी एक कॉपी, उसकी कॉपी एक वहां पे मुहर लगा के वो कॉपी अपने पास में रखी जाती है, तो ताकि उसके बाद में उसका पता कर लग सके, ठीक है, कि वो पत्र कहाँ कहाँ गया, क्या क्या हुआ, किस विभाग ने उसमें क्या क्या कार्रवाई की। तो वो जो विभागों के द्वारा कार्रवाई करके उसमें जो चीजें लिखी जाती हैं वही हमारी टिप्पण के अंतर्गत आती है। बाकी चीजें आपको दोस्तों नहीं समझनी है, बस आपको परिभाषा याद रखनी है, बस हो गया, ठीक है, जो कि मैंने आपको लगभग लगभग बता दिया, ठीक है। और टिप्पण का मंतव्य व्यक्ति विशेष से नहीं होता, जबकि दोस्तों इसका जो मंतव्य होता है यह सामुदायिक प्रतिनिधित्व से होता है, ठीक है। और केंद्र सरकार के द्वारा भी दोस्तों बहुत अहम समस्याओं पर टिप्पणी लिखी जाती है, राज्य सरकार के द्वारा भी लिखी जाती है, विभिन्न विभागों के द्वारा भी इसमें टिप्पणियां लिखी जाती हैं। और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या किसी अन्य मंत्री द्वारा जो भी टिप्पणी लिखी जाती है, तो प्रश्न ये भी बनता है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या अन्य किसी मंत्री द्वारा लिखित टिप्पणी को क्या कहा जाता है? तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या किसी अन्य मंत्री द्वारा लिखित टिप्पणी को दोस्तों पीनट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पीनट कहा जाता है। और कार्यालय में विचाराधीन पत्रों को निपटाने के लिए मेनली हमारा इसका प्रयोग दोस्तों किया जाता है, ठीक है। टिप्पण लेखन का क्रम क्या होता है ये भी आप नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले सहायक लिखता है, फिर अनुभाग अधिकारी लिखता है, फिर दोस्तों अवर सचिव, फिर उप सचिव, फिर संयुक्त सचिव, फिर मुख्य सचिव, फिर मंत्री, फिर प्रधानमंत्री, फिर राष्ट्रपति। इस टाइप से हमारी वो टिप्पणी चलती जाती है, टिप्पण लेखन किया जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों कि टिप्पण लेखन कितने प्रकार का होता है। ये प्रश्न मैं बिल्कुल यहाँ पे गलत कह दूंगा, इस बुक में इसका आंसर 2 दिया गया दोस्तों, लेकिन टिप्पण देखिए, टिप्पण 2 प्रकार का भी होता है, टिप्पण 3 प्रकार का भी होता है, टिप्पण अनगिनत प्रकार का भी होता है, और टिप्पण के दोस्तों मुख्यतः 4 प्रकार का भी होता है, ठीक है। अब देखिए टिप्पण लेखन मुख्यतः कितने प्रकार का होता है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं। एक होता है सहायक स्तर पर टिप्पण और दूसरा होता है आधिकारिक स्तर पर टिप्पण।
क्या? एक होता है सहायक स्तर के द्वारा टिप्पण और दूसरा होता है अधिकारी स्तर पर टिप्पण। ठीक हो गया। अब पत्र लेखन के जो 3 प्रकार है वो भी मैं आपको बता देता हूं। एक होता है दोस्तों क्या? सूक्ष्म टिप्पण, सूक्ष्म टिप्पण। दूसरा होता है संपूर्ण टिप्पण, संपूर्ण टिप्पण। और तीसरा होता है दोस्तों क्या? अनुभागीय टिप्पण। तीसरा क्या होता है? अनुभागीय टिप्पण। और चौथा भी दोस्तों कभी कभी किस किस किताब में 4 भी दिए गए हैं। वो 4 प्रकार कौन कौन से दिए जाते हैं? एक दिया जाता है संक्षिप्त टिप्पण, दूसरा दिया जाता है सामान्य टिप्पण, तीसरा दिया जाता है अनुभागिक टिप्पण और चौथा होता है दोस्तों पूर्ण टिप्पण। तो कभी भी मेरे को नहीं लगता है कि इस प्रकार का प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि किताबों में 2 भी दिए गए, किताबों में 3 भी दिए गए, किताबों में 4 भी दिए गए हैं। तो आपको ये वैसे 4 के 4 भी किसी जो भी मैं आपको बता रहा हूं ये आपको याद रख लेने हैं। कौन कौन से प्रकार? एक तो 2 कौन कौन से? सहायक स्तर पर टिप्पण और अधिकारी स्तर पर टिप्पण। यानी कि अगर आपसे पूछा जाता है कि टिप्पण कितने स्तरों पर लिखा जाता है, अगर इस प्रकार का होता है टिप्पण लेखन कितने प्रकार का है, तो नहीं टिप्पण कितने स्तरों पर लिखा जाता है, तो टिप्पण 2 स्तरों पर लिखा जाता है। एक होता है सहायक स्तर पर और दूसरा होता है दोस्तों क्या? आधिकारिक स्तर पर। और टिप्पण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? भेद अनगिनत हो सकते हैं, लेकिन मुख्यतः इसके 4 भेद माने जाते हैं दोस्तों। वो 4 भेद लिख लीजिएगा। संक्षिप्त टिप्पणी, शॉर्ट नोटिंग या फिर सूक्ष्म टिप्पणी भी इसे कहा जाता है। दूसरा होता है सामान्य टिप्पणी या फिर कभी कभी संपूर्ण टिप्पणी भी इसे कहा जाता है। तीसरा होता है अनुभागीय टिप्पणी और चौथा होता है दोस्तों हमारा पूर्ण टिप्पणी यानी कि फुल नोटिंग। ठीक है। और इसके बारे में भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमें ज्यादा डिटेल्स में नहीं पढ़ना है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि टिप्पण लेखन की भाषा क्या होनी चाहिए। अब आप में से कई सारे दोस्त कंफ्यूज होंगे कि सर अगर प्रश्न आ गया तो क्या करना है। तो दोस्तों मैं कहूंगा कि प्रश्न आ गया तो आप 4 करिएगा, क्योंकि अगर आप 4 करके आते हैं तो मेरे पास में इसका एविडेंस है, मैं आपको भेज सकता हूं। और अगर आपको 4 ऑप्शन में नहीं मिल रहा है तो आप 3 भी करके आइएगा, तो मैं 3 का भी एविडेंस आपको भेज दूंगा। ठीक है। और अगर आप 2 करके आते तो मैं आपको 2 का भी एविडेंस भेज दूंगा, सहायक स्तर पर और आधिकारिक स्तर पर। ठीक है। तो मुख्यतः मैं सबसे पहले आपको प्रायोरिटी दूंगा कि आप 4 करके आइएगा, क्योंकि अधिकतर किताबों में 4 प्रकार दिए गए हैं। अब टिप्पण लेखन होना चाहिए। कैसा होता है टिप्पण लेखन दोस्तों? टिप्पण संक्षिप्त होना चाहिए, विषय संगत होना चाहिए, क्रमबद्ध होना चाहिए या उपयुक्त में से सभी। तो उपयुक्त सभी होना चाहिए दोस्तों। टिप्पण ज्यादा विस्तृत नहीं होना चाहिए, यह संक्षिप्त रूप में और स्पष्ट लिखा हुआ होना चाहिए। टिप्पण क्रमबद्ध रूप से लिखा होना चाहिए, टिप्पणी जो होनी चाहिए वह क्रमबद्धता के अनुरूप होनी चाहिए। टिप्पण विषय संगत, विषय से संगत बातों पर ही टिप्पणी होनी चाहिए, अन्यथा बातों पर टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। टिप्पण को बिंदुवत या अनुच्छेदों में बांटकर भी लिखना चाहिए। टिप्पणी में कभी भी अतिशयोक्ति नहीं करनी चाहिए, मुहावरे या लोकोक्तियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। टिप्पण की भाषा हमेशा अनुकूल होनी चाहिए, विषयावंतर लेखन वर्जित है। ठीक है। कार्यालयी शब्दावली में टिप्पण लिखना चाहिए। आवश्यक बातों या तथ्यों का सही उल्लेख करना चाहिए। टिप्पणी लिखने के बाद लिपिक या सहायक के नीचे बाईं ओर अपना हस्ताक्षर करना चाहिए और दाईं ओर उच्च अधिकारियों के हस्ताक्षर हेतु स्थान छोड़ देना चाहिए। तो ये सारी चीजें हमारी टिप्पण के अंतर्गत आती हैं। और टिप्पण लेखन के भी हमारे अलग अलग प्रकार होते हैं। तो संक्षिप्त होना चाहिए, विषय संगत होना चाहिए, क्रमबद्ध होना चाहिए, निर्धारित कागज पर लिखा होना चाहिए, संक्षिप्त और स्पष्ट होना चाहिए, बिंदु और अनुच्छेद में लिखा होना चाहिए, अतिशयोक्ति का प्रयोग नहीं होना चाहिए, मुहावरे लोकोक्ति का प्रयोग नहीं होना चाहिए। ये सारे फैक्ट्स आपको टिप्पण से संबंधित याद रखने पड़ेंगे। अब टिप्पण के कुछ अन्य प्रकार भी होते हैं। कौन कौन से? नेमी टिप्पणी, अनौपचारिक टिप्पण, नैत्य टिप्पण, नित्यक्रमण टिप्पण, अनुप्रति टिप्पण, जो कि बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न है टिप्पण लिखा जाता है किस शैली में? टिप्पण किस शैली में लिखा जाएगा दोस्तों? अन्य पुरुष शैली में टिप्पण को लिखा जाता है। किस पुरुष शैली में? अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। ठीक है। ये पॉइंट भी आप लोग डायरेक्टली नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। आवश्यक कार्यवाही के लिए दिए गए टिप्पण के बाद लिए गए निर्णय को संबंधित पक्ष तक पहुंचाने वाले पत्र का खाका या कच्चा रूप तैयार करना क्या कहलाता है? तो किसी भी आवश्यक कार्रवाई के लिए टिप्पण के बाद लिया गया जो निर्णय होता है को संबंधित पक्ष तक पहुंचाने वाले पत्र का खाका या कच्चा रूप तैयार करना दोस्तों हमारा क्या कहलाता है? प्रारूपण कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रारूपण या फिर प्रारूप लेखन कहलाता है। या नॉर्मली दोस्तों आप ये कह सकते हैं ये किसी भी सरकारी पत्र का पहले एक कच्चा लेख तैयार किया जाता है। वह पत्र आए हुए पत्रों के उत्तर में हो या चाहे जो पत्र निकाला जा रहा हो उसका हमेशा एक कच्चा रूप या कच्चा मसौदा या कच्चा लेख तैयार किया जाता है, जिसे प्रारूप, आलेख या मसौदा कहा जाता है। इसी को दोस्तों ड्राफ्ट भी कभी कभी कहा जाता है। तो पत्र का जो कच्चा रूप होता है या पहले जो पत्र कैसे लिखना है, जिससे जो रफ फॉर्मेट में जो लिखा जाता है, वही हमारा प्रारूपण कहलाता है। उसी प्रकार से दोस्तों जब भी कोई टिप्पण किसी भी मामले को निपटाना होता है, जब उसमें सारी टिप्पणियां हो चुकी होती है तो उसके बाद में एक पत्र जारी किया जाता है। तो टिप्पण के बाद जो भी निर्णय लिया गया उसे संबंधित पक्ष तक पहुंचाने के लिए जो भी खाका या कच्चा रूप तैयार किया जाता है उसे प्रारूपण कहा जाता है। और इस प्रारूपण के बाद में दोस्तों उच्च अधिकारी इस प्रारूपण को चेक करता है और इस प्रारूपण को चेक करने के बाद में कहीं पे गलती होती है तो उसे संशोधित करता है और फिर दोबारा से टाइप करने के लिए देता है, फिर चेक करता है। अगर कोई भी गलती नहीं होती है तो वो सीधे पास करके भेज देता है और वो हमारा पत्र निर्गत हो जाता है या जो भी जवाब देना होता है वह वहां पर जारी कर दिया जाता है।
तो यही दोस्तों हमारा क्या होता है, प्रारूपण। यानी कि पत्र लिखने से पहले जो भी आप उसका प्रारूप तैयार करते हैं वही हमारा प्रारूपण कहलाता है। या कार्यालयों में जब किसी आदेश, प्रस्ताव, परिपत्र, प्रपत्र, शासकीय पत्र भेजने से पूर्व जो भी रूपरेखा तैयार की जाती है उसे ही हमारा क्या कहते हैं, प्रारूप कहते हैं। अब प्रारूप की भी अलग अलग प्रणालियां हैं दोस्तों। शासकीय पत्र का प्रारूप अलग होता है, शासकीय पत्र का, विज्ञापन का, आदेश का, अनुस्मारक का, सूचना का, परिपत्र का। जो भी मैंने आपको पत्र लिखना बताया अभी तक, जो भी फॉर्मेट बताया, तो उसका जब रफ मसौदा या कच्चा रूप तैयार किया जाता है तो वही हमारा दोस्तों क्या होता है, प्रारूपण के अंतर्गत या प्रारूप लेखन के अंतर्गत आता है, जिसे हम दोस्तों शायद प्रारूपण को फॉर्मेटिंग भी कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रारूपण का संबंध है टिप्पण लेखन से, अधोलेख से, अनुस्मारक से, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। इस आगामी एग्जाम से तो प्रैक्टिस सेट्स लगाना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी जी ट्रिक्स को डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, जो कि प्रीवियस वीडियो मैंने आपको होमवर्क भी दिया था, कि प्रारूपण का संबंध है टिप्पण लेखन से, अधोलेख से, अनुस्मारक से, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रारूपण का संबंध है दोस्तों मुख्यतः किससे, टिप्पण लेखन से हमारा प्रारूपण का संबंध माना जाता है। वैसे दोस्तों अगर हम प्रारूपण की बात करें या फिर प्रारूप लेखन की बात करें तो कोई भी हमारा सरकारी पत्र होता है तो उससे पहले उसका एक कच्चा लेख तैयार किया जाता है या कच्चा मसौदा तैयार किया जाता है। चाहे वह मसौदा या उत्तर पत्रों के उत्तर के संदर्भ में हो या फिर कोई भी पत्र निकाले जाने वाला हो, तो उससे पहले जो भी उसका कच्चा रूप या आलेख या फिर मसौदा तैयार किया जाता है उसी को हम प्रारूपण कहते हैं। कोई भी पत्र दोस्तों आप लिखते हैं ना, सरकारी, अर्ध सरकारी, गैर सरकारी, शासकीय, अशासकीय, कोई भी पत्र अगर आप लिखते हैं तो उस पत्र को लिखने से पहले उसका एक प्रारूप होता है, एक प्रारूप होता है, उसी को हम मेनली क्या कहते हैं, प्रारूपण कहते हैं। और प्रारूपण को मेनली रूपरेखा, कच्चा मसौदा, आलेख या फिर ड्राफ्ट भी कहा जाता है। और किसी भी पत्र को भेजने से पहले या किसी भी पत्र के जवाब देने से पहले जो भी उसकी रूपरेखा तैयार की जाती है उसी को प्रारूप कहते हैं। और इसी प्रारूप को दोस्तों प्रारूप लेखन, इसको लिखने को प्रारूप लेखन या फिर प्रारूपण कहा जाता है। और प्रारूप लेखन का संबंध दोस्तों वैसे हर क्षेत्र से होता है, लेकिन मुख्यतः प्रारूप लिखने वाला जो होता है सहायक और प्रवर लिपिक अपने कार्यालय के अधिकारियों के आदेशों और अन्य निर्देशकों तथा अनुदेशों, टिप्पणियों, पूर्व निर्णय के अनुसार सशक्त अधिकारियों के अनुमोदनार्थ यह हमारे प्रारूप लिखने के बाद में इसे फिक्स करके फिर पत्र भेजा जाता है। तो प्रारूप क्या होता है, मेनली हमारा एक मसौदा, कच्चा लेख या तैयार, यानी कि पत्र लिखने से पहले जो भी आप रफ में वो पत्र लिखते हैं वही हमारा प्रारूपण कहलाता है, जिसका मुख्य संबंध दोस्तों टिप्पण लेखन से माना जाता है। टिप्पण लेखन से इसका संबंध माना जाता है और लगभग लगभग हर पत्र का दोस्तों वैसे प्रारूपण तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न है 25वां, कि आहुति का उत्तर देने के लिए तैयार पत्र का अनुमोदन किसके द्वारा किया जाता है। देखिए, कोई भी पत्र आपके पास में आया है तो उसका उत्तर देने के लिए जो भी तैयार पत्र है उसका अनुमोदन किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों, तो उच्च अधिकारी द्वारा उसका अनुमोदन किया जाता है। किसके द्वारा, उच्च अधिकारी के द्वारा उसका अनुमोदन किया जाता है। जैसे सपोज दैट सबसे पहले लिपिक के द्वारा दोस्तों क्या प्रारूप तैयार किया गया, उसके बाद में वह उच्च अधिकारी को उस प्रारूप को दिखाएगा, उच्च अधिकारी अगर उसे वेरीफाई कर देता है तो अनुमोदन कौन करेगा, उच्च अधिकारी करेगा। उसी के बाद में उस आहुति पत्र यानी जो पत्र आया हुआ है उसका जवाब प्रेषित किया जाएगा। ये पत्र लेखन की विशेषता है दोस्तों, हमेशा उच्च अधिकारी के द्वारा फिर उसे पब्लिश करके फिर जारी किया जाता है। एक बार वो पढ़ना चाहता है, कोई भी ऑर्डर हो, कोई भी ऐसे कोर्ट का भी कोई जजमेंट आता है दोस्तों, तो वहाँ पे रफली उसे लिखा जाता है, उसके बाद में फिर से उसे फाइनल चेक किया जाता है, फिर से उसमें जब हेड के सिग्नेचर होते हैं उसके बाद में उसे भेजा जाता है, तो उच्च अधिकारी के द्वारा अनुमोदन किया जाता है। अगला प्रश्न है कि नोट सीट निम्नलिखित में से किसमें प्रयुक्त होती है। तो नोट सीट दोस्तों इसमें से स्मरण पत्र में, टिप्पण लेखन में, परिपत्र में या फिर प्रारूपण में। तो प्रारूपण में मुख्यतः हमारी नोट सीट प्रयुक्त होती है, किसमें, प्रारूपण में। अगला प्रश्न है दोस्तों कि प्रारूपण के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प असंगत है या गलत है। प्रारूपण संक्षिप्त और सारगर्भित होना चाहिए, प्रारूपण पूर्ण और स्पष्ट होना चाहिए, प्रारूपण में लंबे और बोझिल वाक्यों का प्रयोग किया जाना चाहिए, प्रारूपण लेखन के लिए हल्के हरे रंग का कागज प्रयोग में लाया जाता है। तो कौन सा विकल्प असंगत है दोस्तों पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें असंगत है कि प्रारूपण में लंबे और बोझिल वाक्यों का प्रयोग किया जाना चाहिए। नहीं दोस्तों, प्रारूपण में छोटे छोटे और हल्के और सरल वाक्यों का प्रयोग किया जाना चाहिए, जबकि प्रारूपण संक्षिप्त और सारगर्भित होना चाहिए, पूर्ण और स्पष्ट होना चाहिए तथा प्रारूपण लेखन के लिए हल्के हरे रंग का कागज प्रयोग में लाया जाता है। ये भी बिल्कुल सही कथन है। ठीक है, आपको ये डायरेक्टली याद रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालयों, विद्यालयों, संगठनों इत्यादि में घटित होने वाली विशेष घटनाओं, समारोहों, निरीक्षण इत्यादि पर आधारित तैयार किए गए प्रमाणिक विवरण को क्या कहते हैं। प्रतिवेदन कहते हैं, परिपत्र कहते हैं, टिप्पण कहते हैं या फिर दोस्तों प्रारूपण कहते हैं। तो किसी भी सरकारी या गैर सरकारी कार्यालय में या किसी भी विद्यालय में, किसी भी संगठन में जो भी घटित होने वाली विशेष घटनाएं होती हैं, समारोह होते हैं, निरीक्षण इत्यादि होते हैं, उन पर आधारित
तैयार किया गया विवरण दोस्तों हमारा प्रतिवेदन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रतिवेदन कहलाता है। तो ये पॉइंट आपको डायरेक्टली याद रखना है दोस्तों कि क्या कहलाता है? प्रतिवेदन कहलाता है। और प्रतिवेदन को ही दोस्तों वैसे एक हिसाब से हमारा क्या कहते हैं? रिपोर्ट भी इसे कहा जाता है। क्या इसे रिपोर्ट भी कहा जाता है? और जिसका अर्थ होता है क्या? सम्यक जानकारी या फिर जांच रिपोर्ट। सम्यक जानकारी या फिर जांच रिपोर्ट इसका अर्थ होता है। यानी कि आप ये कह सकते हैं किसी भी घटना अथवा प्रकरण पर एक विशेष जांच समिति द्वारा नियोक्ता को सौंपी गई रिपोर्ट हमारी प्रतिवेदन कहलाती है। जैसे कि हम कहते हैं ना कि यार इसकी रिपोर्ट कर दी, इसकी रिपोर्ट कर दी, यानी कि क्या? उसके जो प्रमाणिक विवरण है वो जमा कर दिया, या फिर जो घटना समारोह निरीक्षण आदि हुआ था उस पर जो भी विवरण तैयार किया जाता है उसी को हम प्रतिवेदन कहते हैं। या नॉर्मली आप ये भी कह सकते हैं कि किसी भी घटना अथवा प्रकरण से संबंधित क्रमबद्ध विवरण अथवा कार्य योजना जो विश्लेषण के उपरांत किसी विशिष्ट उद्देश्य हेतु तैयार किया गया हो, प्रतिवेदन या फिर रिपोर्ट कहलाता है। जैसे कहीं पे भी दोस्तों भ्रष्टाचार हो रहा है, दुर्घटना हो रही है, किसी का निधन हो गया है, छोटी बड़ी अनियमितताएं हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, बीमारी, आपदा, वाद विवाद हो रहे हैं, इससे इससे संबंधित हमारी क्या हो सकती है? रिपोर्ट हो सकती है। ठीक है। या प्रतिवेदन, रिपोर्ट या फिर जो दोस्तों हम इसे जांच रिपोर्ट कहते हैं, इसके मुख्यतः कितने भाग होते हैं? प्रतिवेदन के 5 भाग होते हैं। एक होता है विषय, दूसरा होता है जांच विवरण, तीसरा होता है अभिमत, चौथा होता है निष्कर्ष और पांचवा होता है सुझाव। तो प्रतिवेदन के कितने भाग होते हैं? 5। विषय, जांच विवरण, अभिमत, निष्कर्ष और सुझाव। ये सारे पॉइंट आपको दोस्तों याद रखने हैं। और जो ये प्रतिवेदन है यह औपचारिक और अनौपचारिक दोनों पत्रों की श्रेणी में आता है। औपचारिक भी हो सकता है, अनौपचारिक भी हो सकता है। और इसमें कम से कम शब्दों में संबंधित घटनाओं का उल्लेख किया जाता है, पूर्णतः निष्पक्ष यह लिखा जाता है। और जो भी घटनाएं, तथ्य या प्रकरण हुए हैं उसको व्याख्याओं से स्पष्ट किया जाता है। एक विषय या घटना को पूरी तरीके से इसमें उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। इस प्रकार से हमारा प्रतिवेदन लिखा जाता है। आप सिर्फ डेफिनेशन याद रखिएगा कि किसी भी सरकारी, गैर सरकारी कार्यालय, विद्यालय, संगठन इत्यादि में घटित होने वाली विशेष घटनाओं, समारोह, निरीक्षण इत्यादि पर आधारित किए गए प्रमाणिक विवरण को प्रतिवेदन या फिर रिपोर्ट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किसी भी उत्पाद या प्रोडक्ट, किसी भी विचार अथवा सेवा को बेचने या प्रचारित तथा प्रसारित करने के लिए प्रयुक्त मुद्रित अथवा मौखिक साधन क्या कहलाता है? तो किसी भी उत्पाद, किसी भी विचार अथवा सेवा को बेचने या प्रचारित या प्रसारित करने के लिए दोस्तों उपयुक्त जो मुद्रित अथवा मौखिक साधन होता है, यह दोस्तों क्या कहलाता है? विज्ञापन कहलाता है। विज्ञापन यानी कि ऐड। आप देखते हैं ना टीवी में ऐड आते हैं कि ये क्रीम ले लो, ये बैट ले लो, या फिर ये कपड़े ले लो, इस ब्रांड के जूते ले लो, ये गाड़ी ले लो, ये बाइक ले लो। तो जो अलग अलग एड्स आते हैं, ये ट्रिमर ले लो, तो वही सब क्या होता है? हमारा विज्ञापन होता है। जैसे कि हम लोग भी कभी कोई कोर्स लॉन्च कराते हैं तो कोर्स के बाद में हम अपना क्या करते हैं? विज्ञापन जारी करते हैं कि यार हमारे कोर्स में आपको ये मिलेगा, ऐसे ऐसे मिलेगा। या हम जैसे एप्लीकेशन हमने छपवाई तो एप्लीकेशन का मैं जब कभी कभी आपको डिटेल्स में बताता हूँ तो वहाँ पे हमारी एक टेम्पलेट होती है, तो उससे क्या बोलते हैं? विज्ञापन। कोई भी कोचिंग सेंटर है तो वो अपना प्रचार प्रसार कर रहा है। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी किताबों के बीचों में कोचिंग सेंटर्स के जो फोटो लगे हुए रहते हैं, ये क्या होता है? विज्ञापन होता है। कभी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में देखिए फ्रंट पेज में कभी कभी बाइक की फोटो आती है, कार की फोटो आती है, या किसी योजना की फोटो आती है। वह सभी चीज़ें क्या होती है दोस्तों? विज्ञापन के अंतर्गत आती हैं। यानी कि किसी भी उत्पाद, प्रोडक्ट, विचार अथवा सेवा को बेचने या प्रचारित या प्रसारित करने के लिए जो प्रयुक्त मुद्रित और मौखिक साधन होता है, इसको कहते हैं विज्ञापन। और विज्ञापन से संबंधित जो जो पॉइंट थे वो मैंने आपको बता दिया। इतने पॉइंट आपको डायरेक्टली याद रखने हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि बैठक में उपस्थित व्यक्तियों के पदानुसार नाम, उनकी राय का पूरा विवरण सहित कार्यसूची में रेखांकित कार्यों पर हुए विचार विमर्श का संक्षिप्त विवरण क्या कहलाता है? तो बैठक में उपस्थित व्यक्तियों के पदानुसार नाम, उनकी राय का पूरा विवरण सहित कार्यसूची में रेखांकित कार्यों पर हुए विचार विमर्श का संक्षिप्त विवरण दोस्तों हमारा कार्यवृत्त कहलाता है। क्या कहलाता है? कार्यवृत्त कहलाता है। तो ये भी आपको डायरेक्टली दोस्तों याद रखना है कि बैठक में जो भी उपस्थित पदाधिकारी होंगे या व्यक्ति होंगे, उनकी राय का जो पूरा विवरण होगा या उनकी कार्यसूची में रेखांकित कार्यों का जो विचार विमर्श होगा, वह संक्षिप्त विवरण दोस्तों कार्यवृत्त के अंतर्गत आता है। या फिर आप कह सकते हैं यही परिभाषा आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, जो डायरेक्टली मैंने आपको बता दी है। ठीक है। तो बैठक में उपस्थित व्यक्तियों के पदानुसार नाम, उनकी राय का पूरा विवरण, कार्यसूची में रेखांकित कार्य पर हुए विचार विमर्श का संक्षिप्त विवरण हमारा क्या? कार्यवृत्त कहलाता है। तो देखिए दोस्तों, पत्र लेखन से हमारा जितना भी इंपोर्टेंट फैक्ट्स था वो हमने लगभग दोस्तों बात कर ली है। अब इसके अलावा भी दोस्तों हमारी एक दो चीज़ें होती हैं, जैसे कि कार्यवृत्त तो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा हमारे बधाई पत्र होते हैं, या फिर मितव्ययी पत्र होते हैं, पावती पत्र होते हैं, और हम ये कह सकते हैं एक्नॉलेजमेंट होते हैं, निजी पत्र होते हैं, तार लेखन या टेलीग्राम होता है, प्रेस विज्ञप्ति होती है,
तो ये सभी चीजें उतनी ज्यादा एग्जाम में नहीं पूछी जाती हैं, और अगर पूछी भी जाएंगी, या प्रश्नांकन क्या होता है, ध्रुव पत्र या एक्सप्रेस लेटर क्या होता है, जो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं आप लोगों के लिए। अगर आप लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे होते तो थोड़ा बहुत हम ये कह सकते थे कि चांसेस बन जाते हैं, लेकिन यूके ट्रिपल एस में मुझे नहीं लगता कि ये इतना इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल जो हमारा इंपॉर्टेंट सेक्शन था वो मैंने आपको करा दिया है। अब हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि एग्जाम में पहले पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं, और इनको हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे दोस्तों। देखिए, पहला हमारा प्रश्न है कि व्यावसायिक पत्र के संबंध में सही कथन कौन सा है। अब देखिए, व्यावसायिक पत्र मैंने आपको पहले दिन ही बताया था दोस्तों, जो व्यावसायिक पत्र होता है, व्यवसाय से संबंधित जो भी पत्र होता है, यह किस श्रेणी में आता है दोस्तों? तो यह औपचारिक पत्र की श्रेणी में आता है। किस श्रेणी में आता है? औपचारिक पत्र की श्रेणी में आता है। तो जो भी फॉर्मेट औपचारिक पत्र का होगा, वही फॉर्मेट दोस्तों हमारा क्या होता है? व्यावसायिक पत्र का भी होता है। तो इसमें बताने वाली कोई बात नहीं है। और प्रश्न पूछा जाता है व्यवसायिक पत्र के संबंध में, तो आपको औपचारिक पत्र वाला फॉर्मेट याद रखना है, या सरकारी पत्र वाला फॉर्मेट याद रखना है, और उसी फॉर्मेट के अनुसार आपको आंसर्स करते जाने हैं। ठीक हो गया? तो व्यवसायिक पत्र के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऐसे पत्रों में किसी विशिष्ट नियम या शब्दावली अथवा रूपरेखा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ये तो पहला पॉइंट है। ऐसे पत्रों में संबोधन महोदय, महाशय आदि शब्दों द्वारा किया जाता है। किसी भी कंपनी के मैनेजर से सामग्री या माल से संबंधित पत्राचार होता है। तो निम्न में से कौन सा कथन सही है, यह पूछा गया दोस्तों। ठीक है, तो जो भी व्यवसायिक पत्र होता है, ऐसे पत्रों में संबोधन महोदय, महाशय आदि शब्दों द्वारा किया जाता है, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। किसी भी कंपनी के मैनेजर से सामग्री या कच्चा माल से संबंधित पत्राचार भी इसमें होता है। तो 2 और 3 दोनों सही है। एक क्यों नहीं सही है? देखिए, पहला क्या है? ऐसे पत्रों में किसी विशिष्ट नियम या शब्दावली अथवा रूपरेखा की कोई आवश्यकता नहीं होती। नहीं दोस्तों, आवश्यकता होती है। विशिष्ट नियम, शब्दावली और रूपरेखा की आवश्यकता इसमें भी होती है, सरकारी पत्र के अनुसार ही या औपचारिक पत्र के अनुसार ही। तो बी और सी इसमें सही है। और इस देखिए दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस में पूछा जा चुका है। देखिए, दिए कथनों में से 2 और 3 कथन सही है। जो पत्र व्यापारिक मामलों के संबंध में व्यापारियों अथवा कंपनियों की ओर से लिखे जाते हैं, या कंपनियों को सरकार की ओर से लिखे जाते हैं, व्यवसायिक पत्र कहलाते हैं। ऐसे पत्रों में विशिष्ट नियम या शब्दावली अथवा रूपरेखा की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत पत्र के संबंध में असत्य कथन है। अब देखिए, व्यक्तिगत पत्र दोस्तों, सबसे पहले बात आती है कि व्यक्तिगत पत्र क्या होता है? अनौपचारिक पत्र होता है, यानी कि जिसे हम व्यक्तिगत रूप से लिखते हैं, यानी कि अपने सगे संबंधियों को, रिश्तेदारों को, या अपने समान लेवल के कर्मचारी को, जिसको हम प्रत्यक्ष रूप से जानते हैं, उसको जो हम पत्र लिखते हैं, वह व्यक्तिगत पत्र की श्रेणी में आता है। देखिए, तो व्यक्तिगत पत्र रिश्तेदारों को लिखते हैं, अपने जान पहचान के सगे संबंधियों को, इनको लिखा जाता है। ठीक है, दोस्तों को लिखा जाता है। इसके अंतर्गत बड़ों की तरफ से छोटों को पत्र लिखा जाता है। बिल्कुल सही है दोस्तों। बड़े लोग, आपके पिताजी आपको जो पत्र लिखेंगे, वह क्या होगा? व्यक्तिगत पत्र के अंतर्गत आएगा। इसके अंतर्गत छोटों की तरफ से बड़ों को पत्र लिखा जाता है। बिल्कुल, आप अपने पिताजी को, अपने भाई को, अपनी दीदी को जो पत्र लिखेंगे, वह भी व्यक्तिगत पत्र के अंतर्गत आएगा। इसमें इन पत्रों में सरलता और अपनी कुशलता के समाचार होते हैं। ये भी बिल्कुल सही है, सरलता और अपनी कुशलता के समाचार होते हैं, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से लिखे जाते हैं। और अनौपचारिक पत्र होता है, सबसे बड़ी बात ये होती है, इन पत्रों में आपसी संबंध का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसमें क्या होगा? हमारा असत्य। क्यों? क्योंकि इसमें आपसी संबंध का प्रभाव पड़ता है यार। अपने माता पिता, दीदी, दोस्त, मित्र, यार, गर्लफ्रेंड, उनको जो पत्र लिखा जाता है, वह हमारा व्यक्तिगत पत्र होता है। तो इसमें क्या होता है? संबंध का प्रभाव पड़ता है, संबंध वाले को ही यह पत्र लिखा जाता है। इस कारण यह हमारा क्या है? तो अनौपचारिक पत्र है। व्यक्तिगत पत्र के संबंध में असत्य कथन है, इन पत्रों में आपसी संबंध का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। व्यक्तिगत पत्र ऐसे पत्र होते हैं जो व्यक्तिगत मामलों के संबंध में पारिवारिक सदस्यों, मित्रों या अन्य प्रियजनों को लिखा जाता है। इस प्रकार के पत्र का आधार व्यक्तिगत संबंध होता है। इन पत्रों में मन की भावनाओं को प्रमुखता दी जाती है, न कि औपचारिकता को, यानी कि मतलबी पत्र नहीं होता है। जैसे पुराने जमाने में दोस्तों, जब फोन वोन नहीं होते थे ना, तो किसी जैसे कोई कॉलेज वॉलेज कर रहा है, तो अपने पिताजी को पत्र लिखा था, पिताजी मुझे इस माह में इतने धन की आवश्यकता है, इतनी मेरी फीस लगनी है, इतने का मुझे सामान लेना है, ये वो सो। ठीक है, आजकल तो फोन में सब कुछ हो जाता है, लेकिन उस टाइम पे ये जो होते हैं व्यक्तिगत पत्र या अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, गंदगी की समस्या से पीड़ित मोहल्लेवासी की ओर से नगर पालिका अध्यक्ष को लिखा गया पत्र निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आएगा? देखिए, गंदगी की समस्या से पीड़ित मोहल्ले वासियों की ओर से दोस्तों नगर पालिका अध्यक्ष को जो भी पत्र लिखा जाता है, वह होता है क्या? शिकायती पत्र। क्यों? क्योंकि यह गंदगी की समस्या से पीड़ित से ग्रस्त लोगों के द्वारा लिखा जा रहा है नगर पालिका अध्यक्ष को, यानी कि शिकायत की जा रही है कि हमारे क्षेत्र में गंदगी की समस्या हो रही है, नालियों का निकास नहीं हो पा रहा है, नालियों में कचरा भर गया है। तो नगर पालिका अध्यक्ष को निवेदन किया जा रहा है कि आप इसे साफ करने की कृपा करें। तो ये किसके अंतर्गत आएगा? शिकायती पत्र के अंतर्गत आएगा। ठीक हो गया। और शिकायती पत्र भी क्या होता है? सरकारी पत्र के अंतर्गत ही आता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी पत्र की विशेषता नहीं है?
पत्र में संक्षिप्तता होनी चाहिए दोस्तों, बिल्कुल सही है। क्रमबद्धता होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। विनयशीलता भी होनी चाहिए पत्र में भी, बिल्कुल सही है। आप किसी को तैसे तड़ी तड़ी में या गुस्से में नहीं कह सकते हो कि यार तू मेरा ये काम कर, वो बाध्य नहीं है तुम्हारा काम करने के लिए। विनयशीलता होनी बहुत जरूरी है। संक्षिप्तता यानी कि संक्षिप्त रूप में होना जरूरी है। ये नहीं कि तुम पत्र लिख रहे हो और 20 पेज का पत्र लिख दो भाई, अधिकारी भी सोचेगा यार ये पत्र है क्या है, कैसे पढ़ूंगा मैं इसको, ठीक है। क्रमबद्धता होनी चाहिए, यानी कि पॉइंट टू पॉइंट, क्रम सिक्वेंसली आपकी चीजें होनी चाहिए। भाषा शैली सरल होनी चाहिए, सुगम होनी चाहिए। विचारों की स्पष्टता, यानी कि जो भी आप पत्र लिख रहे हैं उसमें आपका जो उद्देश्य है वह स्पष्ट होना चाहिए, संक्षेप में होना चाहिए, संपूर्णता होनी चाहिए, भारी सजावट या विनयशीलता आदि होना चाहिए। लेकिन जो प्रेक्षक होता है दोस्तों, वह क्या होती है, पत्र की विशेषता नहीं होती। क्यों? प्रेषक तो क्या होता है, जो पत्र भेजता है वह प्रेक्षक होता है, तो ये विशेषता से तो प्रेक्षक का कोई संबंध ही नहीं है ना। तो विशेषता कौन सा नहीं है, प्रेक्षक हमारी विशेषता नहीं होगी। तो देखिए दोस्तों, इतने अच्छे अच्छे प्रश्न हैं जो कि यहाँ से पूछे जाते हैं, तो आप लोग इनको टैकल करते रहिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा पत्र वैयक्तिक पत्र की श्रेणी में नहीं आएगा? आप दोस्तों व्यक्तिगत पत्र या वैयक्तिक पत्र मैंने आपको बता दिया है क्या होते हैं, अनौपचारिक पत्र होते हैं, तो आपको खुद से करना है। व्यापारिक पत्र, मित्र को पत्र, संपादक के नाम पत्र या फिर प्रार्थना पत्र। बताने की जरूरत है ही नहीं दोस्तों कि वैयक्तिक पत्र की श्रेणी में कौन सा पत्र आएगा। तो जो भी पत्र आप अपने मित्र को लिख रहे हैं वह वैयक्तिक पत्र या फिर व्यक्तिगत पत्र या फिर दोस्तों हम इसे कहते हैं कि अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आएगा। जबकि व्यापारिक पत्र, प्रार्थना पत्र और संपादक के नाम पत्र या संपादकीय पत्र, ये सभी हमारे क्या होते हैं दोस्तों, औपचारिक पत्र होते हैं। क्या होते हैं? औपचारिक पत्र होते हैं। जबकि मित्र को पत्र क्या होता है, अनौपचारिक पत्र या फिर व्यक्तिगत पत्र होता है। वैयक्तिक या व्यक्तिगत पत्र अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं। वैयक्तिक पत्र में तात्पर्य ऐसे पत्रों से है जिन्हें व्यक्तिगत मामलों के संबंध में पारिवारिक सदस्यों, मित्रों या अन्य परिजनों को लिखा जाता है। जब कोई सरकारी पत्र, ज्ञापन या कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक प्रेषितियों को भेजा जाए तो उसे क्या कहते हैं? तो मुझे नहीं लगता दोस्तों ये प्रश्न आपको बताने की आवश्यकता है कि जब कोई सरकारी पत्र या ज्ञापन या कार्यालय ज्ञापन को एक साथ अनेक विभागों को भेजा जाता है या अनेक डिपार्टमेंट्स में प्रेषित किया जाता है तो इसको बोलते हैं दोस्तों क्या, हमारा परिपत्र। इसको बताने की हम बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि बहुत डिटेल में आपको ये बता रखा है, पढ़ सकते हैं आप। जब कोई भी सरकारी ज्ञापन या कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक प्रेषितों को भेजा जाए, अनेक डिपार्टमेंट्स को भेजा जाए तो उसे परिपत्र कहते हैं। इसे ही गस्ती पत्र भी कहा जाता है। इसमें प्रेषक एक ही अधिकारी होता है तथा पाने वाले अनेक होते हैं। समझा रखा था इस बारे में दोस्तों सब कुछ मैंने आपको। अगला प्रश्न है कि जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखता है, बहुत बार बताया है, अर्धशासकीय पत्र होता है। व्यक्तिगत रूप से एक सरकारी कर्मचारी के द्वारा दूसरे सरकारी कर्मचारी को, अपने समान लेवल के कर्मचारी को जो पत्र लिखा जाता है वह हमारा अर्ध सरकारी पत्र होता है। और ये अर्ध सरकारी पत्र दोस्तों क्या, अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में आता है। अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में आता है। पढ़ सकते हैं बाकी आप यहाँ पे कि सरकारी अधिकारियों के मध्य में सरकारी काम से व्यक्तिगत शैली में लिखे जाने वाले पत्र अर्धशासकीय पत्र कहलाते हैं। इनका उद्देश्य सरकारी कार्यों में तत्परता और दूरगामिता प्रदान करना होता है, साथ ही किसी विशेष बात की ओर ध्यान आकृष्ट करना होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि एक विद्यार्थी को अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को अभिनिवेदन में क्या लिखना चाहिए? तो आप लोगों ने भी बहुत लिखा होगा। तो अभिनिवेदन में क्या लिखना चाहिए दोस्तों? आपका आज्ञाकारी शिष्य। आप लोगों ने बहुत बार एप्लीकेशन लिखी होगी, तो वही प्रश्न देखिए एग्जाम में पूछा गया। यूपी SSS का जो वीडियो का एग्जाम है ग्राम विकास अधिकारी का, उसमें ये प्रश्न पूछा गया कि एक विद्यार्थी को अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को जो पत्र लिखता है वो किसी भी कार्य के लिए या छुट्टी के लिए, तो उसमें अभिनिवेदन में क्या लिखना चाहिए? तो आपका आज्ञाकारी शिष्य लिखना चाहिए, ठीक है। एक विद्यार्थी को अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को अभिनिवेदन में आपका आज्ञाकारी शिष्य लिखना चाहिए, ये चीजें होगी, ठीक है। संबोधन में क्या लिखना चाहिए? महोदय, महोदया, इस टाइप से। सविनय निवेदन इस प्रकार है कि इस प्रकार से लिखा जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि मच्छरों के प्रकोप से बचने के संबंध में शिकायत पत्र लिखना हो तो किसे लिखेंगे? माननीय स्वास्थ्य अधिकारी को, प्रधानमंत्री को, प्रधानाध्यापक जी को या फिर शिक्षा अधिकारी को? तो मच्छरों के प्रकोप के संबंध में अगर शिकायत पत्र लिखना हो दोस्तों तो ये किसे लिखेंगे? माननीय स्वास्थ्य अधिकारी को लिखेंगे। इसको स्वास्थ्य अधिकारी को ये पत्र लिखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न की बात करते हैं कि शासकीय पत्र के संबंध में कौन सा कथन गलत है? शासकीय पत्र दोस्तों यानी कि सरकारी पत्र, सरकारी पत्र यानी कि कार्यालयीय पत्र, ठीक है। क्या होते हैं? औपचारिक पत्र होते हैं। देखिए, पत्र के सबसे ऊपर पत्र संख्या लिखते हैं, क्या दोस्तों ये गलत है? नहीं, ये तो बिल्कुल सही है। पत्र संख्या के ऊपर तिथि लिखी जाती है। पत्र के बाईं ओर सेवा में लिखा जाता है, बिल्कुल। आप फॉर्मेट खोल के देख लीजिए जो मैंने आपको लिखाया था सरकारी पत्र का। संबोधन महोदय बाईं ओर लिखा जाता है, यही बिल्कुल सही है। तो पत्र संख्या के ऊपर तिथि लिखी जाती है, क्या ये दोस्तों सही है? नहीं। तो कौन सा गलत है? ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत है, क्योंकि जो तिथि लिखी जाती है
वो क्या लिखी जाती है? जब आप सबसे ऊपर दाईं ओर पत्र संख्या लिखते हैं, उसके बाद में बाईं ओर क्या लिखते हैं? प्रेषक का नाम लिखते हैं, फिर प्रेषिती का नाम लिखते हैं, फिर जाके आप उसमें कार्यालय का नाम या अनुभाग का नाम लिखते हैं, और उसके आगे दाईं ओर फिर लिखा जाता है, हमारा विषय से पहले ऊपर दाईं ओर लिखा जाता है क्या? तिथि और दिनांक। इस कारण पत्र संख्या के ऊपर तिथि लिखी जाती है, हमारा कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ठीक है, शासकीय पत्र में तिथि हमेशा पत्र संख्या के नीचे ओर लिखी जाती है, प्रेषक और प्रेषित के नाम के नीचे ओर लिखी जाती है। यदि कोई पत्र सभी संबंध कार्यालयों को प्रेषित करना हो तो उसे क्या कहते हैं? परिपत्र कहते हैं। ठीक है, परिपत्र के बारे में पहले ही बता चुका हूं दोस्तों मैं आपको कि यदि कोई भी पत्र संबंधित कार्यालयों को प्रेषित करना हो तो उसे परिपत्र कहते हैं। व्यक्तिगत पत्र क्या होता है? यह पत्र मित्र, प्रेमी, प्रेमिका, सखी इत्यादि को प्रेषित किया जाता है। व्यक्तिगत पत्र रिश्तेदारों को, पिताजी को, माताजी को, गर्लफ्रेंड को, सहेलियों को जो भी लिखा जाता है व्यक्तिगत पत्र कहलाते हैं। कार्यालय आदेश, किसी कार्यालय में दिया गया आदेश पत्र कार्यालय आदेश कहलाता है। अधिसूचना, ऐसी सूचना जो राजपत्र में प्रकाशित हो अधिसूचना कहलाती है। इन सब के बारे में आपको डिटेल्स में बता चुका हूं। बाढ़ पीड़ितों की सहायता के संबंध में पत्र लिखा जाता है। किसको लिखा जाता है? लेखाधिकारी महोदय को, जिलाधिकारी को, आचार्य महोदय को, या फिर कुलपति को। देखिए, बाढ़ आई हुई है तो उसमें कॉलेज का कुलपति क्या करेगा भाई? आचार्य जी क्या करेंगे? उसमें लेखाधिकारी महोदय क्या करेंगे? तो किसको लिखा जाता है? जिलाधिकारी को। बाढ़ पीड़ितों के संबंध में जो पत्र लिखा जाता है जिलाधिकारी को लिखा जाता है, और यह औपचारिक पत्र होता है। क्या होता है? औपचारिक पत्र होता है। सरकारी पत्र के अंतर्गत भी आप इसे डाल सकते हैं। बाढ़ पीड़ितों के सहायता के संबंध में पत्र जिलाधिकारी को लिखा जाता है। मेनली एक हिसाब से हमारा प्रार्थना पत्र ये होता है कि हमारे क्षेत्र में बाढ़ बढ़ गई है, इसके लिए आप कुछ उपाय सोचिए, नदी का पानी हमारे गांव में आ रहा है, हमारे गांव में बादल फट गया है, इस संबंध में गांव वालों को आपदाग्रस्त के तहत कुछ योजनाएं दी जाएं। इस प्रकार से जो पत्र लिखा जाता है वो हमारा जिलाधिकारी महोदय को लिखा जाता है, ताकि आपदा प्रबंधन की टीम या फिर एसडीआरएफ की टीम को वहाँ पर नियुक्त किया जा सके। ठीक है, किसी अधिकारी को पत्र लिखना हो तो संबोधन किया जाता है। किससे? माननीय महोदय, प्रिय मित्र, पूजनीय, प्रिय आत्मज। देखिए दोस्तों, किसी भी अधिकारी को आप पत्र लिख रहे हैं तो ये किस श्रेणी में आएगा? औपचारिक पत्र की श्रेणी में आएगा। औपचारिक पत्र यानी कि दोस्तों आप किसी को भी व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते हैं। व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते हैं तो हमेशा संबोधन का प्रयोग करेंगे, और संबोधन का प्रयोग आप करेंगे तो वहां पर आप माननीय, महोदय, महोदया इन शब्दों का प्रयोग करेंगे। तो माननीय महोदय, महोदया, ये क्या होता है? सरकारी पत्र या फिर औपचारिक पत्र में संबोधन होता है, जो मैं आपको पहले बहुत अच्छी तरह बता चुका हूं। बाकी प्रिय मित्र, प्रिय, प्रेयसी, प्रियजी, पूजनी, प्रिय आत्मज, प्रिय पुत्र, ये सब का प्रयोग आप दोस्तों अनौपचारिक पत्रों में करते हैं। तो अधिकारी को पत्र लिखना तो संबोधन में माननीय महोदय का प्रयोग करेंगे। ठीक है, किसी भी अधिकारी को पत्र लिखना है तो अधिकारी के लिए माननीय महोदय शब्द का प्रयोग किया जाता है। मित्र को पत्र लिखना है तो प्रिय मित्र लिखेंगे। गुरु को पत्र लिखना है तो आदरणीय लिखते हैं। पुत्र को पत्र लिखना है तो प्रिय आत्मज लिखते हैं। पिता को पत्र लिखना है तो पूजनीय लिखा जाता है। ठीक है, और ये हमारे क्या है? अर्ध अनौपचारिक पत्र है, अनौपचारिक पत्र आप भी कह सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, अधिसूचना का प्रयोग किस क्षेत्र में नहीं किया जाता है? नियम, कर्तव्य, आदेश या फिर अधिकार। तो अधिसूचना का प्रयोग किस क्षेत्र में नहीं किया जाता है? तो देखिए, नियम में अधिसूचना का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल, कोई भी ऐसी सूचना जो कि राजपत्र में प्रकाशित होती है, राजपत्र में जो भी प्रकाशित होती है वो अधिसूचना कहलाती है। मैंने आपको बताया था पहले भी, मैं अधिसूचना के बारे में बहुत डिटेल्स में आपको बता चुका हूं। इसमें नियम क्षेत्र में भी क्या आता है, आदेश में भी क्या आता है, अधिकार में भी क्या आता है, कर्तव्य में दोस्तों क्या होता है? अधिसूचना का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो अधिसूचना का प्रयोग कर्तव्य में नहीं किया जाता है, जबकि नियम, आदेश, अधिकार क्षेत्र में किया जाता है। और अधिसूचना का प्रयोग विज्ञप्ति निकालने, विशेष सूचना प्रदान करने, इन क्षेत्रों में भी किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या इसका? कर्तव्य। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा कथन, एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, यदि आपको अपने मित्र को पत्र लिखना हो तो संबोधन में क्या लिखेंगे? तो ये मैंने आपको बता दिया, क्या लिखेंगे? प्रिय मित्र लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्रिय मित्र लिखेंगे। यदि आपको अपने मित्र को पत्र लिखना हो तो संबोधन में प्रिय मित्र लिखेंगे, जबकि आदरणीय का प्रयोग अपने बड़ों के लिए किया जाता है, आदरणीय नहीं लिखेंगे। ठीक है, पूजनीय का प्रयोग कहां पे आता है? पिताजी को जब पत्र लिखते हैं। आत्मज का प्रयोग जब पिता पुत्र को पत्र लिखता है। ठीक है, कौन सा कथन असत्य है? अर्थशासकीय पत्र मित्रतापूर्वक भाषा में लिखा जाता है, संबोधन के लिए प्रिय लिखा जाता है अर्थशास्त्री पत्र में। अर्थशास्त्री पत्र में स्वनिर्देश के लिए आपका सद्भावी या सिंसियरली लिखा जाता है, सिंसियरली लिखा जाता है। इसमें भेजने वाला हस्ताक्षर करके पद का उल्लेख करता है। अब दोस्तों जो ये अर्थशास्त्री पत्र होता है, इसमें देखिए, अर्थशास्त्री पत्र मित्रतापूर्वक भाषा में लिखा जाता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये क्या होता है? अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आता है। संबोधन के लिए प्रिय, प्रियश्री, इनका प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। स्वनिर्देश के लिए आपका सद्भावी से इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। इसमें भेजने वाला हस्ताक्षर करके अपने पद का उल्लेख करता है दोस्तों, ये क्या है? गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें मैंने आपको बताया था कि समान पद को ये लिखा जाता है, समान पद वालों को क्या होता है? अर्थशास्त्री पत्र लिखा जाता है। ठीक है, हस्ताक्षर करके विभाग का नाम या हस्ताक्षर करके पद का उल्लेख किया जाता है, ये बिल्कुल क्या हो जाएगा? असत्य कथन हो जाएगा। ठीक है,
भेजने वाला केवल इसमें क्या होता है, हस्ताक्षर करता है, पद का उल्लेख नहीं करता है। सभी राज्य सरकारों को भेजा जाने वाला सरकारी पत्र क्या कहलाता है, तो सभी राज्य सरकारों को भेजा जाने वाला सरकारी पत्र दोस्तों हमारा क्या होता है, परिपत्र कहलाता है। केंद्र सरकार जब सभी राज्यों को कोई भी दिशा निर्देश पत्र, स्मरण पत्र, अनुस्मारक, सरकारी पत्र, योजना के बारे में पत्र भेजता है तो वो क्या होता है, हमारा परिपत्र के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है कि मुख्य टिप्पण क्या होता है। टिप्पण का उद्देश्य मैंने आपको बताया था दोस्तों, मामलों का निपटारा करना। अब देखिए ऑप्शन, मुख्य टिप्पण का उद्देश्य सक्षम अधिकारी द्वारा लिखा जाने वाला, विस्तृत रूप से लिखा जाने वाला, सूक्ष्म रूप से लिखा जाने वाला, या किसी सहायक या लिपिक द्वारा सर्वप्रथम लिखा जाने वाला। तो मुख्य टिप्पण क्या होता है, किसी भी सहायक या लिपिक द्वारा सर्वप्रथम लिखा जाने वाला लेख ही क्या कहलाता है, हमारा मुख्य टिप्पण कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा। और आज का हमारा दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है कि संक्षेपण मूल पाठ से, अभी और क्वेश्चन भी है सॉरी, संक्षेपण मूल पाठ से कितने शब्दों में लिखना चाहिए। संक्षेपण जो होता है वो मूल पत्र से कितने शब्दों में लिखना चाहिए दोस्तों, तो जितने भी शब्द हैं दोस्तों आपके पास में उसका 1/3 यानी कि 1/3 शब्दों में लिखना चाहिए। ठीक है, तो संक्षेपण मूल पाठ से कितने शब्दों में लिखना चाहिए, 1/3 शब्दों में। और संक्षेपण को लिखने के लिए मूल पाठ के 1/3 या 1/3 शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो आज दोस्तों हमने अभी तक कितने 19 और 7 26 प्रश्नों के बारे में बात कर लिया। 3 से 4 क्वेश्चन और बात करेंगे हम पत्र लेखन के बारे में, जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। किसी अधिकारी या व्यक्तिगत ध्यान आकर्षित करने के लिए लिखे जाने वाले सरकारी दस्तावेज की संज्ञा है या को कहते हैं क्या, अर्ध सरकारी पत्र कहते हैं। मैंने आपको बहुत बार ये बता चुका है। देखिए, किसी भी अधिकारी का व्यक्तिगत ध्यान आकर्षित करने के लिए या मामलों का निपटारा जल्द से जल्द करने के लिए व्यक्तिगत रूप से एक विभाग के कर्मचारी के द्वारा दूसरे विभाग में अपने समान लेवल के कर्मचारी को व्यक्तिगत रूप से जो पत्र लिखा जाता है वह हमारा अर्ध सरकारी पत्र कहलाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, किसी भी पत्र के विषय, किस पत्र में विषय का उल्लेख नहीं किया जाता है दोस्तों, जो हमारा अनौपचारिक पत्र होता है, मित्र, सगे संबंधियों, व्यक्तिगत पत्र, बधाई पत्र, पुत्र पत्र, मित्र, जो भी ये इस प्रकार के पत्र होते हैं, अनौपचारिक पत्र जो होते हैं, उसमें हमारा विषय का उल्लेख करने की जरूरत नहीं होती है। कुछ कुछ पत्रों में किया भी जाता है दोस्तों, लेकिन अधिकतर पत्रों में हमारा नहीं भी किया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं कि अपने मित्रों बंधुजनों को लिखने वाले पत्रों को किस पत्र के नाम से जाना जाता है। तो अपने मित्रों को बंधुजनों को लिखने वाले पत्रों को दोस्तों किस श्रेणी में ये आते हैं, तो ये अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं। किस श्रेणी में आते हैं दोस्तों, अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में ये आते हैं। शायद यहाँ पे फोटो पूरी नहीं है। तो जो भी पत्र आप अपने मित्रों को, बंधुजनों को लिखेंगे तो ये दोस्तों क्या हो जाएंगे, अनौपचारिक पत्र होते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि कार्यालय में सभी को सामान्य सूचना ज्ञात कराने के लिए किस प्रकार का दस्तावेज जारी किया जाता है, तो परिपत्र जारी किया जाता है। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था। ठीक है, और ये प्रश्न एग्जाम में भी पूछे जा चुके हैं। छात्र द्वारा प्राचार्य को लिखा जाने वाला पत्र किस प्रकार का पत्र माना जाता है, तो छात्र द्वारा प्राचार्य को लिखा जाने वाला पत्र या जो प्रार्थना पत्र होता है वह दोस्तों हमारा क्या होता है, औपचारिक पत्र की श्रेणी में आता है, क्योंकि आप प्रधानाचार्य को व्यक्तिगत तौर पर या व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा औपचारिक पत्र के अंतर्गत आता है। तो ये थे दोस्तों आज के आपके क्वेश्चन। करीबन 30 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हमने बात करी पत्र लेखन के, और पुराने जितने भी क्वेश्चंस थे वो भी मैंने आपको करा दिया। पूरा पत्र लेखन का कॉन्सेप्ट हमारा हो गया है। बाकी आगे आने वाली वीडियो में दोस्तों एक पार्ट इसका और आएगा, जिसमें हम कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट पार्ट के साथ में। वीडियो पसंद आती है दोस्तों शेयर जरूर करें। इससे पहले के पार्ट्स नहीं देखे हुए हैं तो उनको भी जरूर देख लीजिएगा। धन्यवाद।